सीबीएसई क्लास 10 साइंस आफ्टर 30% रिडक्शन के सैंपल पेपर के सीरीज में आज हम करने जा रहे हैं फोर्थ लेटेस्ट सैंपल पेपर। हरे कृष्णा क्लास 10 कैसे आपसे उम्मीद करता हूं कि बहुत ठीक होंगे बच्चों लोग। आज हम करेंगे आपके सैंपल पेपर के सीरीज में फोर्थ सैंपल पेपर। आप सभी से वादा किया है कि इस प्लेटफॉर्म पर हम 5 लेटेस्ट सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे, जिनमें से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड कंप्लीट कर चुके हैं। आज करेंगे फोर्थ और देन इसी वीक आ जाएगा फिफ्थ है। तो इस तरीके से 5 सैंपल पेपर हो जाएंगे। कितना अच्छा है। हमने एनसीईआरटी की, देन क्या किया, पीवाईक्यू सीरीज, जहां पर 2011 से लेकर 2020 दिल्ली के सेट 1 को कंप्लीटली सॉल्व किया। 10 आपको पीवाईक्यूज के पेपर इसी प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगे। अगर आप नए हो तो जाके चैनल को विजिट करो, ये मेरी रिकमेंडेशन है। क्लास 10 की जर्नी के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। बाकी इन सभी की जो पीडीएफ है वो ज्ञानिकीडा की एप्लीकेशन या फिर आपको डिस्क्रिप्शन पे ड्राइव की लिंक मिल जाएगी, आप वहां से आके डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद जब 5 सैंपल पेपर और हो जाएंगे, बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर एग्जाम्पलर सीरीज है, बहुत स्पेशल वीडियोस, तो वो सब भी जल्दी आने वाली है। तो मिलके पढ़ाई करेंगे, साथ में आगे बढ़ेंगे और इस बार सीबीएसई में करके दिखाएंगे 90 प्लस और बहुत ही अच्छा स्कोर। यस ये नो के कौन कौन बच्चा इस बार सीबीएसई के क्लास 10 साइंस में वादा करता है कि सर 90 प्लस स्कोर करेंगे तो करेंगे। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और सेशन के दौरान बहुत सारे क्वेश्चन आप सभी से पूछे, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन सभी के आंसर कमेंट सेक्शन जरूर देना। तो सीधा चलते हैं अपने प्यारे से लेक्चर की तरफ। यस तो स्टार्ट करते हैं अपने सैंपल पेपर फोर्थ को। स्टार्ट करेंगे सेक्शन ए से, एंड करेंगे सेक्शन डी में। कॉपी पेन लेके बैठना, जितनी बातें इंपॉर्टेंट है सब नोट डाउन करते जाना, ताकि एक परफेक्ट तैयारी हो। किसके लिए? सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के लिए। और एक बार सेशन को स्टार्ट करने से पहले सब मिलकर बोलेंगे, यार साइंस तो अपनी है, डैम श्योर। पहला क्वेश्चन आपके सामने, लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन इज एडेड। लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन बोले तो क्या? के एन यस के एन ना जी ना 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 बच्चे बोल के सुन के PbNO3 का ट्वाइस। परफेक्ट है। अब तो किसी बच्चे को केमिकल फॉर्मूला लिखना दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेड नाइट्रेट का आपके पास क्या है बच्चे? वैसे यहां पर ना इक्वेशन नहीं लिखनी है, इसको ऐड किया गया किस में? पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन। पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन क्या होगा? सोचा जाए, कुछ याद आया? एनसीईआरटी की एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। यहां पर क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ आयंस। मतलब ये आपके पास प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस वाला इसको छोड़ के यहां जाएगा, ये वाला प्लस इसको छोड़ के यहां जाएगा। इसका मतलब पीबी और आई दोस्ती कर लेंगे, पीबी और ये आई दोस्ती कर क्या बनेगा? PbI2 प्लस में ये प्लस इससे बन जाएगा KNO3 है। ये वाला बनता है सोल्यूशन। और पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट ये जो बन रहा है, नाम बताओ नाम बताओ। यस लेड आयोडाइड, यही है आपका प्रेसिपिटेट, यही है बच्चे आपका प्रेसिपिटेट। परफेक्ट है। इसका मतलब कौन सी स्टेट पे एस ना, और एक कौन से कलर का होता है? ध्यान से देखा जाए, दैट्स योर आंसर माय डियर। परफेक्ट है, येलो कलर का होता है। तो आपको सिर्फ एग्जाम पे क्या लिखना है? जो नाम लेड आयोडाइड और जो कलर वो पे येलो है, बाकी आपको समझाने के लिए था। और ये रिएक्शन क्या है? यहां पर एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है। तो क्या ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है कि नहीं? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन माय डियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट को, और इसी की ओर में था अ स्मॉल अमाउंट ऑफ क्विक लाइम कॉमन नेम किसका है ये बच्चे? आपका ये तो कैल्शियम ऑक्साइड है। इसको वाटर में लपेटा गया। नेम एंड डिफाइन द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट हैज टेकन प्लेस। एक बार देखा जाए कि आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर है। जानना चाहोगे केमिकल रिएक्शन कौन सा है? यस सर, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में वाटर क्या बन जाता है? सेम वही एनसीईआरटी का एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस में क्या निकलता है? यस एनर्जी। दिख रहा है आपको? सभी को दिख रहा है? यस इस कॉनिकल फ्लास्क से क्या बाहर आ रही है? एनर्जी बाहर आ रही है। मतलब डैम श्योर है सर यहां पर 2 रिएक्टेंट्स कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बन रहा है। तो सर कॉम्बिनेशन तो है ना? कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो है। डिफाइन किया जाए, व्हेन 2 or more reactants combine to form a single product, then such type of chemical reaction is called combination reaction। और साथ में एनर्जी बनने की वजह से इसको रखा जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन के पास, है ना? परफेक्ट है। और इसको डिफाइन करें एक बार। यस सच रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज एब्सॉर्ब की रिलीज, सर रिलीज along with the formation of products are called exothermic reactions है। इस रिएक्शन के अलावा क्या मुझे आप एक और एक्सोथर्मिक का एग्जांपल कमेंट सेक्शन में दोगे ना? यस सर देंगे। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ।
while constructing a house, क्या बात है, घर बन रहा है, ओके। अ पर्सन, एक पर्सन है, उसने सिलेक्ट किया मार्बल की फ्लोरिंग एंड मार्बल का स्लैब, किसके लिए, किचन के लिए, जहां पर विनेगर, लेमन जूस एंड टैमरिंड, विनेगर, लेमन जूस, टैमरिंड आर सोर इन टेस्ट एज दे कंटेन एसिड्स हैं। तो परफेक्ट है, जहां पर ज्यादातर जो है खाना बनाया जाता है। विल यू एग्री टू दिस सिलेक्शन, भाई आप मुझे बताओ क्या इस सिलेक्शन से एग्री हो। अब ये बोला कि सर यार सही लग रहा है, मार्बल की फ्लोरिंग, यार नया नया चकाचक विनेगर चलेगा, नहीं नहीं नहीं, आपको साइंटिफिक लॉजिक देना है। तो आप बोलोगे सर जो मार्बल की फ्लोरिंग है, परफेक्ट चपका क्या है, ये दिख रहा है, सबको दिख रहा है, सबको दिख रहा है चपका, ये जो मार्बल की जो फ्लोरिंग है परफेक्ट है, वहां पर क्या होता है सर, वहां तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है सर, ये है मेटल का कार्बोनेट, परफेक्ट है। ये बच्चे ये बोलो क्या है सर, ये तो मेटल का कार्बोनेट है। अब मुझे पता है कि मेटल के कार्बोनेट का एक रिएक्शन होता है, किसके साथ, आपका एसिड के साथ है। कोई बताएगा क्या बनेगा, सोचो, यस सोचो सोचो सोचो, यस बोलो कि आपका सॉल्ट प्लस में CO2 प्लस में आपका वाटर बनेगा। आप मुझे बताओ इन सब में विनेगर, लेमन और टैमरिंड जो इमली है, इन सब में एसिड है। तो अब ये जो एसिड है ये किससे कंबाइन कर जाते हैं, किससे रिएक्ट कर जाएंगे, मेटल के कार्बोनेट से। तो आप मुझे बताओ क्या ये सिलेक्शन सही था, ना जी ना ना। तो आप बोलोगे नो, बोलो नो। और रीजन क्या, बिकॉज यहां पर केमिकल रिएक्शन, यहां पर केमिकल रिएक्शन विल टेक्स प्लेस, है ना, विल टेक प्लेस किसके बीच में, प्लेस बिटवीन, एक तो मेटल का कार्बोनेट, बिटवीन मेटल का कार्बोनेट एंड एसिड। दैट्स द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन है। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, अगर मैं यही रिएक्शन बेस से ट्राई करूं, अगर मैं यही रिएक्शन बेस से ट्राई करूं तो क्या बनेंगे प्रोडक्ट्स, क्या बनेंगे या नहीं बनेंगे, सोचना जरूर और लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। इथेन विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6 है। इथेन, इथ बोले तो दो कार्बन, H6 ही क्यों हुआ, बिकॉज ये कौन से परिवार से, अल्केन परिवार से है, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये कहता है कि कार्बन जितने होंगे उसका डबल कर दो +2, डबल कर दो +2, तो 2 का डबल 4, 4 + 2 6, दैट्स योर आंसर। अब स्ट्रक्चर को ध्यान से देखा जाए, यही तो है C2H6 है। कितने कोवलेंट बॉन्ड बने, कितने कोवलेंट बॉन्ड चेक करना है। व्हाट इज कोवलेंट बॉन्ड माय डियर, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, परफेक्ट है। तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7, सातों के साथ कैसे है, सातों के साथ सिंगल बॉन्ड है, तो एक ही काउंट करेंगे, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, 7 कोवलेंट बॉन्ड इज द परफेक्ट आंसर। इजी था। मेरा आपसे क्वेश्चन है, आप मुझे बताओ कि पेंटेन के पास कितने 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 क्या, कितने आपके कोवलेंट बॉन्ड है, पेंटेन के स्ट्रक्चर चेक करना और मुझे लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। लिस्ट द फैक्टर्स, साइंस तो अपनी है, लिस्ट द फैक्टर्स ऑन विच स्कैटरिंग ऑफ लाइट डिपेंड। स्कैटरिंग होती क्या है, ये रही आपके पास सनलाइट, परफेक्ट है, ये लाइट है आपका। तो यहां जब आए तो ये जो कुछ पार्टिकल्स दिख रहे हैं, इस पार्टिकल से क्या हुआ, टकराया और कुछ रैंडम डायरेक्शन में फैल गए, आया टकराया कुछ रैंडम डायरेक्शन फैल गए, इसी को बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। दस आप बोल सकते हो हाँ द स्प्रेडिंग ऑफ लाइट in all directions by the collision of the sunlight into the colloidal particles is called scattering of light है। मुझे पता है मेरी इंग्लिश में फंस रहे हो, टूटी फूटी हो गई है ना, जोड़ लेना, परफेक्ट है। अब यहाँ पर सर सबसे पहली बात तो ये करता है इसमें आपने देखा था यह सर क्या है कि जब हम पढ़ रहे थे रिफ्रैक्शन के एटमॉस्फेयर स्कैटरिंग, तो वहां देखा था कि सर जब ना आपके डस्ट पार्टिकल्स हैं या वाटर हैं जो बड़े होते हैं, तो ऐसे में वो बड़े ऐसे में जो कंपोनेंट्स थे विब्ग्योर के, वो सबको इक्वली स्कैटर कर रहे थे। तो यहाँ पर है क्या, इसका मतलब कहीं ना कहीं बच्चे आपका साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, परफेक्ट है, बिकॉज ये वही रेंज होती है जो कि स्कैटरिंग देंगे। और सेकंड क्या है सर, ये जो लाइट है इसके वेवलेंथ में भी डिपेंड करता है, तो आप बोलोगे वेवलेंथ ऑफ लाइट। दैट्स द परफेक्ट आंसर। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो यू हैव टू मेंशन ओनली 2 पॉइंट्स माय डियर, परफेक्ट है। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, एक होता है एडवांस सनराइज, एडवांस बहुत सारे क्वेश्चन सब PYQs हैं, एडवांस सनराइज परफेक्ट है, और एंड एक बच्चे बोलो क्या है, डिलेड सनसेट। क्या ये भी, क्या आप सुनो मेरे स्टेटमेंट को, क्या आर दिस द कंसीक्वेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक स्कैटरिंग, मतलब क्या ये एटमॉस्फेरिक स्कैटरिंग की वजह से,
एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट होता है, सोचना जरूर और आंसर देना। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। अस्फेरिकल मिरर, आपके पास एक मिरर है और एक आपके पास एक लेंस है, दोनों का फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर है। इसकी मैग्नीट्यूड को मत देखो, आप इसके साइन को देखो। नेगेटिव, कुछ याद आया? कुछ याद आया? अगर नेगेटिव है तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स को याद किया जाए। किसका प्रिंसिपल फोकस लेफ्ट में होता है? तो कॉनकेव का। ये रहा फिगर आपके सामने। सही, जो कॉनकेव मिरर है इसका जो प्रिंसिपल फोकस यहां होगा। तो अगर ये पोल है तो अगर मैं ये नापूं तो ये क्या आएगा? अच्छा, नेगेटिव ही तो आएगा। परफेक्ट है। इसका मतलब सर जो मिरर है वो तो डैम श्योर है आपका कॉनकेव मिरर है। परफेक्ट है। यस सर, क्या है? हाँ सर। और लेंस कैसा? लेंस कुछ याद आया? नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। ये क्या आपके पास क्या है? आपके पास कॉनकेव लेंस है जिसको डाइवर्जिंग लेंस भी बोला जाता है। इसमें क्या क्या देखा जाए कि सर इसका जो प्रिंसिपल फोकस है वो लेफ्ट की तरफ है, यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर होता है। तो जब इसे मेजर करोगे कैसा आएगा? आपका नेगेटिव आएगा। चलेगा? तो यहाँ पर वो आपका जो मिरर है वो भी कॉनकेव है और आपका जो लेंस है वो आपका कॉनकेव है, दोनों ही है ना। अब बचने कुछ सिग्नल बात है। यहाँ पर क्या होता है, जब आपकी पैरेलल रेज ऑफ लाइट आती है, किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये टकराने के बाद कहां से गुजरेंगी? प्रिंसिपल फोकस से, और जहां मिलती है उसी को प्रिंसिपल फोकस बोला जाता है। यहां पर जो रेज ऑफ लाइट आप खुद सोचना, एक्चुअल में मीट कर रही है कि अपीयर टू मीट है? सर एक्चुअल मीट करी, रिफ्लेक्शन के बाद है, तो इसे बोला जाता है आपका रियल फोकस। फिर से बोलो, क्या बोलते हैं? रियल फोकस है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर देखो रेज ऑफ लाइट आई थी, रिफ्रैक्ट हो गई, आई थी, रिफ्रैक्ट हो गई, लेकिन 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 इसे जबरदस्ती मिलाया गया है। तो कौन सा केस है बेटा? अपीयर टू मीट का, इसीलिए बोला जाता है इसको वर्चुअल फोकस। परफेक्ट है। यस सर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। गिव एन एग्जांपल ऑफ अ फेनोमेनन जहां पर टिंडल इफेक्ट को ऑब्जर्व किया था। ऐसे बहुत सारे हैं, मैंने यहां पर दो लिए, आई थिंक, हाँ 2 लिए हुए। परफेक्ट है। चक्का एक दिन आपको ये क्या है, यहां पर है स्मोक इन अ, है ना, स्मोक इन अ, स्मोक डस्ट, अच्छा क्या है? डस्ट इन अ रूम। 1 सेकेंड, स्मोक भी बोलते हैं, डस्ट ले लो। आपका डस्ट क्या, आप मानो का डस्ट है तो डस्ट फिल्ड इन अ, डस्ट फिल्ड इन अ, फिल्ड इन अ रूम, है ना। ऐसे में अगर लाइट आएगा तो वो स्कैटर हो जाता है। परफेक्ट है। ये क्या है? ये क्या है? जब आपके लेजर बीम को पास कराया गया प्योर वाटर से, तो यहां पर सर कोई स्कैटरिंग दिखती नहीं है। अगर स्कैटरिंग होता तो यहां पर जो पाथ वो विजिबल हो जाता, लेकिन इस केस में सर यहां पर पाथ विजिबल हो गया है। और मुझे पता है पाथ विजिबल तब होता है जब वहां के पार्टिकल्स लाइट को स्कैटर करे। तो ये क्या है? क्या इसे मिल्क मान सकते हैं? यस, बिकॉज मिल्क इज अ कोलाइडल सोल्यूशन है और कोलाइडल सोल्यूशन के पार्टिकल्स लाइट को स्कैटर करते हैं। तो आप बोलो कि जब है ना लेजर बीम पास थ्रू अ मिल्क, और यू कैन से कि जब लाइट जो है सनलाइट पास हो रहा है आपका एक ऐसे रूम से जहां पर डस्ट से भरा हुआ है, या फिर डेंस कैनोपी इन द फॉरेस्ट। तो वो सब बहुत सारे आंसर है। और आपका जो स्काई ब्लू क्यों होता है वो भी इसी की वजह से। परफेक्ट है। आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। व्हाट विल बी द कलर ऑफ स्काई जब इसको ऑब्जर्व किया जाएगा? कहां से? एब्सेंस ऑफ एनी एटमॉस्फेयर। ऐसी जगह है जहां पर एटमॉस्फेयर ही नहीं है, एटमॉस्फेयर छीन लिया। अगर एटमॉस्फेयर होता तो कुछ ऐसा दिखता आपको। कैसा? ब्लू रंग का। आपने एटमॉस्फेयर छीन लिया माय डियर, छीन लिया है। तो ऐसे में बताओ मुझे, क्या एटमॉस्फेरिक स्कैटरिंग होगी? ना जी ना ना, एटमॉस्फेरिक स्कैटरिंग ही नहीं है। तो कैसा दिखेगा? यस माय डियर, बोलो क्या आप बोलोगे? डार्क ना, डार्क बोलो या अच्छा ब्लैक भी बोल सकते हो। बस यही लिखना है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, नन्ने मुन्ने चुन्ने चुन्ने से। बट हाँ, एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है, आपको दिख रहा है वो क्लाउड्स ना व्हाइट रंग के दिख रहे हैं। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, व्हाई क्लाउड्स आर व्हाइट इन कलर? सारी बातें हम अपने लेक्चर के सीरीज में डिस्कशन कर चुके हैं, बस आपको रिवाइज करना है और आंसर देना। बहुत बहुत खुशी होती है। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 में। When is the force experienced by a current carrying conductor placed in a magnetic field सबसे ज्यादा होगा? मुझे पता है जब भी किसी एक ऐसे कंडक्टर को जिसमें करंट फ्लो कर रहा है उसको रखा जाता है कहां पर? अ रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसे में उस कंडक्टर में एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। सर आपको कैसे पता? बिकॉज वहां पर कंडक्टर मूव करता है। यस नो क्या है? जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को या कॉइल को प्लेस किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में, उसमें एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है जिससे वो डिस्प्लेस करता है। परफेक्ट है। आपसे क्या बोला जा रहा है कि बताओ जो फोर्स है वो मैक्सिमम कब होता है? कुछ याद आया? उस फोर्स की डायरेक्शन को निकालने के लिए कौन से रूल का इस्तेमाल किया जाता? सोचो। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। आंसर क्या था? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। परफेक्ट है। अब यहां पर आ जाओ। अब जब आपको दिख रहा है इलेक्ट्रॉन्स कहां जा रहा है? नीचे।
अब मुझे पता है जहां इलेक्ट्रॉन जाएगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट को लिया जाता है, इसी को तो बोलते हैं कन्वेंशनल डायरेक्शन है ना। तो ऊपर जा रहा है और ये बोलो कि आपके पास ये पक्का यहाँ नॉर्थ पोल होगा और ये आपका साउथ पोल है आपके, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ जा रही है ना, आउटसाइड द मैग्नेट है। अब ऐसे में है क्या बेटा, ये कह रहा है यहाँ पर क्या एंगल थीटा है, तो एक फॉर्मूला मैंने लेक्चर में सिखाया होगा, फोर्स इक्वल टू BIL sin थीटा। लेकिन दिक्कत ये है कि आपका ये जो फॉर्मूला क्लास 10 के कोर सिलेबस में नहीं है, तो आपको इतना पता है कि सर जब थीटा यहाँ पर 90 डिग्री होगा, मतलब कुछ ऐसा, ये कंडक्टर कुछ ऐसा बन जाए, ऐसा ना ऐसा, तो इस केस में ये वाला और ये वाला, ये आप करंट है, तो करंट और इसके बीच में कितने का एंगल बन रहा है सर, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है। तो उस केस में थीटा 90 है तो आपका साइन थीटा क्या होगा, आपका मैक्सिमम, और साइन थीटा मैक्सिमम होगा तो आपका जो फोर्स है वो भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम है। तो आप यहाँ थीटा के टर्म पे आंसर मत लिखना, आप इतना बोलना कि व्हेन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, उस केस में क्या होगा, आपका जो फोर्स है वो मैक्सिमम होगा। चलो ठीक है, इन्होंने मैक्सिमम पूछा था, आप मुझे बताओ मिनिमम कब होगा, इसका आंसर कहां दोगे बच्चा पार्टी, आपके और हमारे कमेंट सेक्शन पे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन द फिगर आइडेंटिफाई द पोल्स मार्क्ड P Q एज नॉर्थ और साउथ है। आप मुझे बताओ, आपने क्या सीखा था कि सर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराइजेस फ्रॉम द डैश पोल, कहां से निकलती है बेटा, नॉर्थ पोल, कहां जाती है, कहां जा रही है, कहां जा रही है, साउथ पोल। फिगर को ऑब्जर्व किया जाए, ऐसा नहीं लग रहा कि मानो मैग्नेटिक फील्ड कहां से निकल रही है, P, तो जहां से निकल रही है डैम श्योर है पक्का कौन सा पोल होगा सर, ये तो नॉर्थ पोल होगा। और कुछ याद आया जब चैप्टर 13 के PYQs कर रहे थे तो उसमें आया था, और ये जा कहां रही है बच्चे, जा कहां रही है, क्यू के पास है, तो ये क्या बन जाएगा, आपका साउथ पोल बन जाएगा। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे ये है, मुझे बताओ जब किसी बार मैग्नेट को सस्पेंड किया जाता है तो किस डायरेक्शन पे आके अलाइन हो जाते हैं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बच्चे लोग जरूर बताना, मुझे बहुत खुशी होती है। और साथ साथ में ना वीडियो को ना लाइक करते चलना, इससे क्या होगा, इससे कंपटीशन होता है। अब मुझे सर आप बहाने से लाइक मांगना ही चाहिए, हमारा क्या दीपक सर और मेरे जो कंपटीशन चलता है कि बच्चे किससे ही ज्यादा प्यार कर रहे हैं। मुझे पता आप दोनों को बराबर करते हो, लेकिन थोड़ा दिखा दिया करो यार। चलो क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। डिफाइन 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर क्या है, इसको डिफाइन किया जाए तो चलिए क्या, किलोवाट आवर तो आपकी कमर्शियल यूनिट है। तो मान लो आपके पास एक डिवाइस है, मानो ये आपका ये ए डिवाइस है, ठीक है, ये जो है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर काम करता है, ये आपका डिवाइस जो है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर काम करता है, परफेक्ट है, यस नो क्या है। अब इसका जो पावर है, ये पावर इसका है मान लो 1 किलोवाट है, और इसको 1 घंटे तक आप ऑपरेट करो, तो हम क्या देखोगे कि सर अगर 1 किलोवाट का है और 1 घंटे पे ऑपरेट हो रहा है तो कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा, E इक्वल टू क्या होता है, P इंटू पे T, परफेक्ट है। तो ये बताओ, ये अगर पावर जो है, अगर इसने पुट किया आपने 1 किलोवाट है ना, 1 किलोवाट है और टाइम कितना 1 आवर है, तो इस केस में कितना आ जाएगा बेटा, 1 किलोवाट आवर, परफेक्ट है। इस केस में 1 किलोवाट आवर आ जाएगा। आप मुझे बताओ क्या सीखा, डिफाइन कैसे करोगे सर, डिफाइन कुछ ऐसा आप बोलोगे 1 किलोवाट आवर इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन अ डिवाइस ऑफ पावर 1 किलोवाट आवर इज ऑपरेटिंग फॉर द इंटरवल ऑफ 1 आवर। इंग्लिश कितनी कैडी ना मेरी यस नो क्या, आपको ये लिखना है कि जब किसी एक डिवाइस जो कि 1 किलोवाट आवर का है, 1 किलोवाट का है, उसको 1 घंटे तक ऑपरेट करोगे, उस केस में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो कंजम्पशन होगा वो 1 किलोवाट आवर है। और कह रहा है कि इसको जूल के टर्म्स में, ये आप डायरेक्ट याद ही करो, याद ही रखो, आपको आता होगा 1 किलोवाट आवर इक्वल टू, फिर बहुत बार किया हुआ 3.6 इंटू पे 10 की पावर 6 जूल इज द परफेक्ट आंसर है। ये आपका बोलो क्या है, इसे बोला जाता है रिलेशनशिप बिटवीन द कमर्शियल यूनिट एंड द SI यूनिट ऑफ एनर्जी। कौन सा यहाँ पर, इस केस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सर आ जाओ। और इसी की ओर में था, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेसिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड है। इस क्वेश्चन के आते बच्चे क्या बोलेंगे, सर लेंथ और एरिया मैक्सिमम बच्चे, लेकिन आप समझदार हो बेटा, बिकॉज क्या पूछा हुआ है, रेसिस्टिविटी माय डियर, जिसका रो सिंबल होता है, रेसिस्टिविटी लेंथ और एरिया में डिपेंड नहीं करती, तो किस में करती है, पहले आप फिगर को देखो, है ना, अच्छे सुनो क्या है, ये आपके पास कोई कंडक्टर है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, लेंथ L है और रो क्या रेसिस्टिविटी है। ये किस में करेगा, ये मटेरियल, ये जो कंडक्टर है वो किससे बना हुआ है, गोल्ड से, सिल्वर से, किससे बना हुआ है, तो वो है, तो उसे बोला जाता, बोलो क्या, नेचर ऑफ द, बोलो नेचर ऑफ द मटेरियल। और दूसरा बोलो क्या है, दूसरा क्या है, यस माय डियर एब्सोल्युटली राइट, क्या बोलोगे, टेम्परेचर, दैट्स द परफेक्ट आंसर। हाँ या ना बताओ कि R की SI यूनिट क्या होती है और रो की SI यूनिट क्या होती है। और तीसरी बात क्या कभी R रो के इक्वल हो सकता है, अगर हाँ तो क्या कंडीशंस है, सब बताना भैया, बहुत सारे क्वेश्चन पूछूंगा आपसे।
चलो क्या है सर, इतने तो क्वेश्चन नहीं कर रहे जितने क्वेश्चन पूछ रहे हो। नेम द मेथड बाय विच स्पाइरोगाइरा, कुछ याद आया? स्पाइरोगाइरा की याद आई? ये किस मेथड से रिप्रोडक्शन करता है मुझे बताया जाए। सर कुछ ऐसा लग रहा कि मान लो ये टूट गया कुछ फ्रेगमेंट्स में, ये टूट गया कुछ फ्रेगमेंट से और हर एक फ्रेगमेंट बड़े होके एक नया 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 इंडिविजुअल बन रहा है। इसी को बोला जाता है रीजनरेशन। नहीं बोलो क्या, इसे बोलते हैं क्या? फ्रेगमेंटेशन। क्यों? बिकॉज कहां से आया? ये आया फ्रेगमेंट से। तो आपका आंसर होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ फ्रेगमेंटेशन। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। क्या पूछा है? क्या ये मेथड सेक्सुअल है कि असेक्सुअल है? पाप चढ़ेगा सेक्सुअल बोलोगे तो क्या हो आपका? असेक्सुअल। दैट्स द आंसर। आपको सिर्फ इसका और इसका जिक्र करना था और कुछ नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या होगा अगर किसी प्लांट के जाइलम को रिमूव कर दिया जाएगा? जाइलम क्या है सर? जाइलम एक कंडक्टिंग टिश्यू है जो कि वाटर्स और मिनरल्स का कंडक्शन करता है। आपने उसी को छीन लिया यार, गलत बात है, बहुत गलत बात है यार, तुम नीचे खिलवाड़ कर रहे हो। तो ऐसे में होगा क्या बच्चे? देखो आपको पता है कि प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, तो उस केस में H2O चाहिए होता है। अब वाटर ही नहीं आ रहा बिकॉज जाइलम ही तो लेके आएगा, तुमने उसी को निकाल दिया। तो ऐसे में जो है प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, नहीं करेगा तो खाना नहीं खाएगा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, उसके बाद भगवान बोलेंगे आजा मेरे लाल आजा, तेरा इंतजार था आजा। यस नो क्या है? तो यही कहानी है, परफेक्ट है। यहाँ पर दिख रहा होगा यहाँ दो चीज कंडक्ट हो रही है, कौन कौन सी? स्कैन किया जाए यहाँ पर है ना, एक जाइलम कर रहा है और एक फिलियम कर रहा है। जाइलम करता बोलो किसका? जाइलम करता है सर वाटर्स। मतलब ड्यूटी बांट रखी है इन दोनों की, एक का जो ना एक का शिफ्ट में वाटर मिनरल्स है और ये क्या करेगा सर? ये करेगा फोटोसिंथेट्स, मतलब फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जो खाना बन रहा है उसी का ट्रांसपोर्टेशन करता है। परफेक्ट है माय डियर, यस सर परफेक्ट है। अब रिमूव कर दिया तो अब इसकी प्यारी सी लाइन है, देखो जाइल, पहले इसके फंक्शन को लिखो। ऐसा बोलते ना, किसी चीज की वैल्यू उसके जाने के बाद पता लगती है सर, है ना? वही है, देखो पहले इसके फंक्शन लिखो। जाइलम इन प्लांट्स क्या करता है? ट्रांसपोर्ट्स क्या क्या बेटा? वाटर और डिसॉल्व मिनरल। कहां से कहां? फ्रॉम द रूट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट है। अगर आपने जाइलम को रिमूव कर दिया तो वाटर्स और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगा और इससे प्लांट क्या हो जाएगा? तेरा इंतजार था आजा, मर जाएगा बेटा। ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और इसी के और में था व्हाई डू द वॉल्स ऑफ ट्रैकिया, ट्रैकिया कुछ याद आया? डू नॉट श्रिंक, क्यों श्रिंक नहीं होती है? जब लेस एयर, इवन दो देयर इज लेस एयर, कि लेस एयर है उस केस में भी आपका श्रिंक या टूट क्यों नहीं जाता, कोलैप्स क्यों नहीं कर जाता? आप यहां से कोलैप्स वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ऐसे में क्या उसको एक सपोर्ट मिल जाता है। ऐसे मान लो कि सपोज कि मान लो ना कि अगर आपसे स्कूल के टीचर छीनने जाएं तो आप क्या टूटोगे? नहीं सर हमारे पास ज्ञानी कीड़ा है ना। ऐसी कुछ मान लो लॉजिक कि ज्ञानी कीड़ा सपोर्ट कर देगा। वही कहानी है कि यहां पर जब एयर नहीं है तो उसमें आप फिगर को देखो, फिगर है क्या? हाँ फिगर है चपका। ये रहा ट्रैकिया, इस ट्रैकिया में कुछ आपको शीज शेप्ड दिखना चाहिए। शीज शेप्ड इसे बोलते हैं, हाँ यस नाम भी है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है। ये सपोर्ट कर देता है, ये सपोर्ट करता है। तो आप मुझे कनेक्ट करो ट्रैकिया और ये कौन सा स्कूल टीचर और कौन सा ज्ञानी कीड़ा, बताना जरूर। ठीक है, जब कैसे ना क्या है तो ये लिखा है देखो, ट्रैकियल वॉल्स डू नॉट कोलैप्स व्हेन देयर इज लेस एयर बिकॉज इट इज सपोर्टेड बाय, बोलो कौन? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है, ये शी शेप्ड के होते हैं। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ और ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने। क्या बोलना चाह रहा है? देखो, इन अ फूड चेन कंप्राइजिंग लॉयन, डियर, ग्रास। लॉयन भी है, डियर भी है, ग्रास भी है। फिगर को देखा जाए परफेक्ट है। तो which will transfer the maximum amount of energy and which will receive the minimum amount of energy। obvious बात है, हमने देखा था कि किसी फूड चेन पे हर एक स्टेप को ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं। अब यहां से यहां आप जब हम यहां से बच्चे यहां जाएंगे तो ऐसे में जो एनर्जी है वो कम होती चली जाती है ना, एनर्जी कम 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 होती चली जाती है। परफेक्ट है। तो आप बताओ सबसे ज्यादा एनर्जी कौन देगा? ऑब्वियस बात है ये प्लांट ना, प्लांट है, ग्रास है, ग्रास सबसे ज्यादा देगा। और सबसे कम रिसीव कौन करेगा बेटा? लॉयन करेगा। तो जब पहले वाली बात की जाए तो उसका आंसर होना चाहिए, बोलो क्या? ग्रास। और जब रिसीव की बात की जाए वो आपका लॉयन। दैट्स द परफेक्ट आंसर। और मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, सन से प्लांट कितने परसेंट एनर्जी को ट्रैप करती है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन है। अब इसी का कुछ उल्टा होता है कहां पर? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन केस में, जहां बात चलती है पेस्टिसाइड्स की, बात चलती है हार्मफुल केमिकल्स की। मान लो कि आपके पास ये फूड चेन है, मान लो क्या है, आपके पास कोई फूड चेन है और इस फूड चेन में क्या हुआ, इस ए में, इस टॉपिक लेवल पे बाहर से कुछ पेस्टिसाइड्स एंटर कर गए, बिकॉज इसको हम यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स हो या फिर कुछ हार्मफुल केमिकल्स हैं।
अब ये कैसे होते हैं सर? इनका नेचर कैसा बेटा? इनका नेचर होता है, आपने सुना होगा, इनका नेचर होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। क्या होगा इससे? अगर नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो होता क्या, यहां से एज इट इज वो ट्रांसफर हो जाते हैं, बिकॉज वो आपका जो 2D ना वो एज इट इज ट्रांसफर हो जाएगा। सेम यहां पर है। तो आप मुझे बताओ, यहां पर क्या था, एनर्जी कम हो रही है, लेकिन यहां पर जो हार्मफुल केमिकल्स की मात्रा वो ए से बी से सी या सी से डी जाने पर इंक्रीज की डिक्रीज माय डियर? सर इंक्रीज हो रही है। तो इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द हार्मफुल केमिकल्स व्हाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द फूड चेन इज कॉल्ड डैश बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। प्लीज इसको नोट कर लेना, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन है। तो आपसे क्या पूछा हुआ है? आपसे पूछा हुआ है कि अगर आपके पास एक फूड चेन है जहां पर क्या है, स्नेक्स है, पिकॉक्स है, रेड्स है, प्लांट है, अरेंज करें। सबसे पहले कौन होगा? प्लांट्स। प्लांट्स को कौन लपेटा? रेड्स। रेड्स को कौन लपेटेंगे? आपका स्नेक्स। और पता आपको स्नेक्स को कौन लपेटते हैं? यस, पीकॉक। दिखने में इतने प्यारे, नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, लेकिन लपेट लेते हैं सांप को भैया, ठीक है चपका। तो ऐसे बताओ, सबसे ज्यादा आपका हार्मफुल हार्मफुल केमिकल्स की मैक्सिमम कंसंट्रेशन कहां पर होगी? सर पीकॉक, है ना, मोर के पास होगी। तो आंसर क्या? पीकॉक है। वैसे रीजन नहीं पूछा क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन है कि जब एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे में जा रहे हो तो कंसंट्रेशन इंक्रीज होती क्यों हो रही है? नॉन बायोडिग्रेडेबल है ना, इसीलिए। दैट्स योर आंसर। आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने। Why to the blood coming to right atrium? देखा जाए फिगर को, ये है आपके पास डबल सर्कुलेशन। ये डबल सर्कुलेशन से बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज पूछे जाते हैं कि डिस्क्राइब डबल सर्कुलेशन, बताओ कि पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या सिस्टमैटिक है। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर समझ पाते हैं कि आपके पास ये लंग्स है ना, लंग है, और ये आपका हार्ट है, और नीचे बोलो क्या, बॉडी है। तीन चीजें हैं, लंग, हार्ट, बॉडी है। जब बात चलेगी हार्ट और लंग के बीच में, हार्ट और लंग के, तो इस केस में नाम दिया जाता, बोलो क्या? पल्मोनरी सर्कुलेशन। परफेक्ट है बेटा, पल्मोनरी सर्कुलेशन। और जब बच्चा लोग आपका बात करते हैं हार्ट और बॉडी पार्ट की, तो इस केस में क्या है? सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। तो डबल सर्कुलेशन के अंदर दो कंपोनेंट्स है, एक पल्मोनरी मतलब हार्ट से लंग्स है, देखो हार्ट से लंग्स आ रहा है या लंग्स से हार्ट, पल्मोनरी के अंदर आएगा, या बच्चे क्या है, हार्ट से बॉडी पार्ट या बॉडी पार्ट से हार्ट, तो सिस्टमैटिक के अंदर आएगा। परफेक्ट है। आप मुझे बताओ, राइट आर्टरियम की बात कीजिए, पहले आप पहचानो राइट आर्टरियम कौन, मेरा मंत्री कौन, राइट आर्टरियम कौन, ध्यान दो। ये आपके पास क्या है? ये लेफ्ट आर्टरियम है। ये कौन बच्चे? राइट आर्टरियम है। ये कौन आपका? लेफ्ट वेंट्रिकल है। और ये कौन आपका? राइट वेंट्रिकल है। परफेक्ट है। तो यहां पर कह कि जब ये जैसे क्या, एक सेकंड कल को चेंज करता हूं, जब यहां पर आता है तो उस केस में क्यों लेस ऑक्सीजन होता है? तो आप मुझे बताओ, यहां पर जब ये आया है तो कहां से होते हुए आया? कहां से? कि सर पहले क्या हुआ, ये देखो कुछ ऐसा होता है कि पहले स्टेप में लंग्स से आता है, इसमें लेफ्ट आर्टरियम, फिर लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे बॉडी पार्ट, और बॉडी पार्ट में जब जाएगा तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, तो उस ऑक्सीजन को खर्च कर लेते हैं, क्यों? रेस्पिरेशन करने के लिए। उसके बाद वहां जो CO2 बनता है वो लेके सुपीरियर और इंफीरियर कहां पहुंचते हैं? राइट आर्टरियम के पास। तो आप मुझे बताओ, यहां पर कैसा ब्लड आया है बच्चे? यहां पर डीऑक्सीजनेटेड है, डैम श्योर है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो ऑक्सीजन ज्यादा की कम? सर कम ना। यस, तो आप यही बोलोगे बिकॉज राइट आर्टरियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द सुपीरियर एंड इंफीरियर काबा। दिस इज द रीजन व्हाई द ब्लड कमिंग टू राइट आर्टरियम हैव लेस ऑक्सीजन। योर वर्ड्स मस्ट बी प्रिसाइज एंड द लूसिड। ये इंग्लिश से रटी रटाई है। अब क्वेश्चन 14, 15, 16 क्या है बच्चा लोग? क्या है? सोचो। असेशन रीजन टाइप क्वेश्चंस है, और हमने ज्ञानिकीड़ा के परिवार में क्या कर रखा है? 125 प्लस है, तो किया जाए। बस ध्यान देना, ऑप्शन ए वही पुराना किस्सा बेटा कि दोनों करेक्ट और एक्सप्लेन करेगा तो ए के साथ, नहीं करेगा एक्सप्लेन तो बी के साथ। असेशन ट्रू, रीजन फॉल्स सी के साथ, असेशन फॉल्स, रीजन ट्रू तो डी के साथ है। अब पहला आपके सामने द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। आपने पढ़ा हुआ है कि स्मॉल इंटेस्टाइन वो रीजन है जहां पर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस करता है, मतलब मैक्सिमम क्या वहीं होता है। तो आप सोचो ऐसा क्यों? बिकॉज वहां पर उनकी जो सरफेस है, लाइनिंग है, वो बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है जो कि सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। ये कह रहा नहीं होते यार, आपको सोचो, ये कह रहा है कि डज नॉट हैव है, तो ट्रू की फॉल्स? सर फॉल्स है। फॉल्स है, अगर फॉल्स तो भैया ये तो रे से बाहर बचे सी और डी है। द विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया, डैम श्योर ट्रू है सर। इसका मतलब असेशन क्या है? फॉल्स। हमेशा जल्दबाजी मत करना। देखो बच्चे सोचते हैं यार स्मॉल इंटेस्टाइन और विलाई कितना इजी ना, ढंग से पढ़ना। डज नॉट लिखा हुआ है तो आप बोलोगे असेशन फॉल्स, रीजन ट्रू, जाओगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। डी को याद किया जाए। इसी के और में था एक क्वेश्चन,
ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लोज इन पल्मोनरी आर्टरी, ना जी ना ना, पल्मोनरी आर्टरी इज एक्सेप्शन। वैसे आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी क्या डीऑक्सी है, फॉल्स है भैया, फॉल्स है। अब आता आर्टरीज है नैरो ल्यूमन, ये ल्यूमन क्या है, फिगर को ध्यान से ऑब्जर्व करो बेटा, एक तरफ आर्टरी एक तरफ वेन। आपने सुना कि आर्टरी होती है थिक आउटर ना, उसकी बाहर की वॉल देखो थिक होती है, इसकी थिन होती है। और ल्यूमन क्या है, ल्यूमन वो रीजन है जहां से ब्लड फ्लो करता है, ऐसे मान लो कि जहां ब्लड फ्लो कर रहा है उसे ल्यूमन बोलोगे। आप मुझे बताओ, आप ये जो आर्टरी है, हमने सीखा हुआ है कि आर्टरी में ना ब्लड ज्यादा प्रेशर पे फ्लो करता है, तो प्रेशर ज्यादा है, परफेक्ट है। आपने थोड़ी मैथ्स थोड़ी वो लगा साइंस, प्रेशर इक्वल टू क्या, फोर्स अपॉन पे एरिया। खुद सोचो कि अगर प्रेशर ज्यादा है बेटा, तो जिस एरिया से फ्लो कर रहा है वो क्या होगा, कम होगा सर, परफेक्ट है। देखो प्रेशर क्या है ज्यादा, तो पक्का ये कम होगा, यस नो क्या है। और वीज में सुना होगा कि लेस प्रेशर पे ब्लड फ्लो करता है, इसका मतलब प्रेशर क्या है, कम, तो पक्का 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 एक क्या होगा आपका, ज्यादा। ये क्या कह रहा है कि आर्टरीज की नैरो मतलब कम ल्यूमन है, डैम श्योर ट्रू सर, यस नो क्या है, असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू। जाओगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। और हाँ, ये लॉजिक नहीं है कि ऊपर वाला डी तो और वाला भी डी, ऐसे नहीं, चेक कर लेना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, हाँ हंसता हुआ चेहरा आगे, मैं इसी वीडियो की बात कर रहा था छक्का, ये वही वीडियो जहां पर हमने 125 प्लस असर्शन रीजन कर रखे हैं, तो जाके चेक आउट करना। और सबसे अच्छी बात है चैप्टर वाइज है, और इसकी पीडीएफ कहां मिलेगी, ज्ञानी कीड़ा के एप्लीकेशन के अंदर इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, तो आप जाके चेक इट आउट कर सकते हो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्या कह रहा है आपसे, ईच स्टेप ऑफ लेवल ऑफ द फूड चेन फॉर्म्स अ ट्रॉपिक लेवल है। हर एक स्टेप, चाहे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, क्या इसको ट्रॉपिक लेवल बोला जाता है, तो यस सर ट्रू है, ऑब्वियसली बात है ट्रू है। आ जाओ, द ऑर्गेनिज्म जो कि फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट में कौन होते हैं सर, यहां पर तो प्रोड्यूसर्स ही होते हैं, क्यों, बिकॉज इनके पास वो पोटेंशियल होता है कि सनलाइट, क्लोरोफिल और वाटर की प्रेजेंस में, सॉरी CO2 सनलाइट, हाँ ठीक है यार, कहीं ना नहीं आता, ठीक है। तो ऐसे में क्या ये फूड बना सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ माय डियर व्हाट, फोटोसिंथेसिस, बोलो है ना, यस सर है, तो ये भी ट्रू है। आप मुझे बताओ कि ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं, इसका मतलब देखो, आपको सोचो, आपके मन में आ रहा है कि क्या ये इसको एक्सप्लेन कर पा रहा, नहीं, एक्सप्लेन तो तब करता जब नीचे बोलता कि हर एक टॉपिक में ना कुछ एनर्जी होती है और कुछ बायोमास होता है, इसीलिए इसको टॉपिक लेवल बोला जाता है। तो ऐसे में क्या है, असर्शन ट्रू और रीजन ट्रू, और रीजन इज नॉट एक्सप्लेनिंग द असर्शन। आप जाओगे ऑप्शन नंबर डी, क्या बी के साथ है, और बहुत सारी वेबसाइट्स में इसका आंसर ऑप्शन ए मिल जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू मी बेस्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बेटा बी। आगे बढ़ा जाए, आ जाओ, और असर्शन रीजन का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। Testes are located. What is testis? Primary sex organ in the male partner. तो वो क्या है, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है, ऑब्वियसली बात है, किसमें, पाउच लाइक स्ट्रक्चर, जिसे क्या बोला जाता है आपका, स्क्रोटम बोला जाता है। बट चलो आप नए हो ना, हमने हर एक चीज को डिस्कशन कर रखा है, तो अगर आप कंटिन्यूअसली फॉलो करते आ रहे हो तो बहुत मजा आ रहा होगा ना, यस नो क्या है। और नीचे क्या बताओ, बाहर क्यों होते हैं, इसीलिए बाहर होते हैं क्योंकि स्पर्म टेस्टिस में बनते हैं, टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, वहां पर गैमेट्स बनेगा और मेल सेक्स हार्मोन है, तो उसके बनने के लिए जो टेम्परेचर की जो रिक्वायरमेंट है वो अंदर के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए होता है। तो अगर बॉडी के अंदर तो बनेगा ना जी ना सर, इसीलिए तो टेस्टिस प्रोड्यूस स्पर्म्स एट लिटिल लोअर टेम्परेचर कंपेयर टू बॉडी, तो ये भी ट्रू है, तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, और ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो आप जाओगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। इस तरीके से हमने असर्शन रीजन भी लपेट लिए, परफेक्ट है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या मिलेंगे आपको, आगे मिलेंगे क्वेश्चन नंबर बोलो 6th 17th 18th 19th और 20th है, जहां पर आपको इसे बोलते हैं केस बेस्ड क्वेश्चंस है। तो आपके हर एक के 5-5 सब पार्ट्स हैं, करने 4 होते हैं, मतलब टोटल क्वेश्चन 20 करने कितने हैं 16, और बहुत इजी होते हैं। वहां पर कुछ आपको एक पैराग्राफ में कुछ इंफॉर्मेशन दी होगी, वहां से पूछते हैं। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने अच्छे से एनसीईआरटी कर रखी है, तो ऐसा पीवाईक्यूज कर रखा है, तो ऐसे में ना आप ये जो पैराग्राफ है उसको पहले रीड मत करना, पहले आप क्वेश्चन पे आना, उसके क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो फिर रीड कर सकते हो, इससे टाइम बच जाएगा। ये छोटी मोटी एक ना सस्ती ट्रिक है, काम आ जाती है। तो चलते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 17, केस बेस्ड क्वेश्चन, लेट्स गो। यस, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने, जहां पर पहले आपको कुछ एक एक्सट्रैक्ट दे रखा है, आपकी मर्जी है जैसे रीड करो या ना करो। अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ रखी है, क्योंकि ये एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइन है। यहां जो ठीक है, आपके पास क्या है, पढ़ लेते हैं एक बार। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड कंसिस्ट ऑफ, ध्यान से इस फिगर को देखा जाए,
ये है ब्लड के अंदर के कंपोनेंट्स, मतलब ब्लड में आपका कुछ फ्लूइड पार्ट है, कुछ आपका सॉलिड पार्ट है। सॉलिड पार्ट के अंदर आते हैं आपके आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड आपके प्लेटलेट्स हैं, और जो लिक्विड पार्ट है उसे क्या बोलते हैं बेटा? प्लाज्मा। कितना परसेंट है? 55% है। और बचा जो 44 एंड 1, 44 की आपका आरबीसीज एंड 1% व्हाइट ब्लड सेल एंड आपके प्लेटलेट्स हैं। परफेक्ट है, यस नो क्या? ठीक है। अब अच्छे पर है क्या? तो वही कहानी है। ब्लड कंसिस्ट ऑफ अ फ्लूइड मीडियम कॉल्ड व्हाट? प्लाज्मा, इन विच सेल्स आर सस्पेंडेड। और जो प्लाज्मा क्या करता है? ये फूड को हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और नाइट्रोजन वेस्ट को आपका ये ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह। ऑक्सीजन जो है कौन कैरी करेगा? ऑब्वियस सी बात है, आरबीसी से। आरबीसी के अंदर एक पिगमेंट होता है क्या? हीमोग्लोबिन। उस हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन कंबाइन कर जाता है और बन जाता है, बोलो क्या? यस, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और जहां जहां जाएगा वहां वहां ऑक्सीजन देता है और क्या लेके आता है बेटा? CO2 लेके आएगा। परफेक्ट है, ठीक है। तो मैनी अदर सब्सटेंस लाइक सॉल्ट आर आल्सो करते करते है। अब यहां पर एक चीज जरूरी है, द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट्स अगेंस्ट द वॉल। जब आपके वॉल से, जब आपके ब्लड वेसल से ब्लड फ्लो करता है तो उस केस में प्रेशर एग्जिट करेगा और इसी को क्या बोला जाता है? ब्लड प्रेशर है। अब यहां पर दो टर्म्स आते हैं, एक आपके एनसीईआरटी मेंशन है। एक होता है, बोलो क्या? एक आपका होगा सिस्टोल, एक आपका है आपका यस सिस्टोलिक प्रेशर, और एक आपका है आपका डायस्टोलिक प्रेशर, से हम डायस्टोल भी बोलते हैं। डायस्टोल होता है, आपने नोटिस किया होगा जब ब्लड प्रेशर की रिपोर्ट आती है उसमें एक हायर वैल्यू होती है, पहली वैल्यू, और एक सेकंड होती है। पहला वाला क्या है? देखो हमारा जो हार्ट है, एक फिगर को देखो, एक बार फिगर को देखो, समझो यहाँ पर, समझ रहे हैं? एक है सिस्टोल, एक डिस्टोल है। अच्छा आपके पास है क्या? ये है। तो ये जो आपके जो नीचे के दो चैम्बर्स हैं, नीचे के दो चैम्बर्स है कौन से हैं सर? ये आपका है लेफ्ट वेंट्रिकल और ये आपका राइट वेंट्रिकल। तो होता क्या है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड बाहर जाएगा। यहां से आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहां जाता है? यहां से पूरे बॉडी पार्ट में जाएगा। तो जब पूरे बॉडी पार्ट में जाएगा तो आर्टरीज जब लेके जा रही है तो उसमें आर्टरीज के जो वॉल्स है वहां पर ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल से जब ब्लड फ्लो करता है, इस केस में बाहर की तरफ फ्लो करेगा और यहां से बाहर, दोनों केस से बाहर जाएगा। दोनों केस में क्या होगा बेटा? बाहर जाएगा। और उस केस में आर्टरीज में जो प्रेशर एक्सर्ट होता है उसी को बोला जाता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो कि पहली वैल्यू देगा। और ये कितना होता है? ये होता है 120 मिलीमीटर ऑफ Hg, मतलब मरकरी, ये प्रेशर की यूनिट है। परफेक्ट है। और यहां पर क्या है? यहां दोनों केस में ब्लड रिसीव होगा। यहां पर दोनों केस से ब्लड जा रहे हैं, यहां रिसीव होगा। परफेक्ट है, ऊपर की तरफ है। जब ऊपर आर्टरी से होके यहां पर आएंगे, उस केस में जो प्रेशर आर्टरीज की वॉल में है उसी को बोला जाता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो कि आपका 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है। परफेक्ट है। इसके रिगार्डिंग हम डिटेल में बात करेंगे। अगर आप चाहते हो कि इसके रिगार्डिंग हल्के से छोटी वीडियो बने जहां पर सिस्टोलिक और डायस्टोलिक को अलग समझाया गया, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस और अलग से डिस्कस करेंगे। बस यही कहानी थी। यहां पर आ जाओ, यहां पर आ जाओ। अब आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है क्या? ब्लड कंसिस्ट ऑफ अ fluid medium called as dash. Blood consists of a fluid medium called as dash. तो ऑप्शन है प्लाज्मा, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल और लिम्फ है। तो आंसर क्या है? ऑप्शन ए इज द परफेक्ट आंसर माय डियर। पढ़ते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या? चलो अब इसी का सेकंड था, ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड in the body by combining with, my dear, that's the answer, hemoglobin only है। परफेक्ट है छक्का, बिकॉज प्लाज्मा से नहीं करता तो ये तो गलत हो जाएगा, और आयरन के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उससे करेगा। तो आंसर क्या है? ऑप्शन बी है। आगे आ जाओ आगे आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या है? थर्ड पार्ट, the oxygenated blood is sent to different body parts by, oxygenated blood कौन कैरी करता my dear? yes yes arteries। आर्टरीज हमेशा कैसे ब्लड को कैरी करेगा? ऑक्सीजनेटेड। अब आपके मन में आएगा कि सर पल्मोनरी आर्टरी तो नहीं करता बच्चों, एक्सेप्शन है। और ये हमेशा हार्ट से ब्लड को दूर लेके जाता है, हार्ट से दूर लेके जाता है। तो आर्टरीज कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी पार्ट्स। परफेक्ट है सबका। तो आंसर क्या है? आंसर क्या होगा? आंसर है आपका आर्टरीज इज द परफेक्ट आंसर है। इसी के फोर्थ पार्ट में था, और ये रहा फोर्थ पार्ट। इन फिश एंड मैन द पंपिंग ऑर्गन टू पुश। पंपिंग ऑर्गन के हार्ट ना, वो कैसा होता है? ये रहा फिश का, ये रहा फिश के अंदर का सर्कुलेशन, और ये रहा ह्यूमन बींग्स के अंदर का सर्कुलेशन है। अब यहां पर ऑब्जर्व करने वाली चीज क्या है कि सर फिश का जो हार्ट है ये कुछ ऐसा लग रहा है कि मान लो कैसा आपका दो चैम्बर्ड हार्ट है, एक आपका आर्ट्रियम और एक वेंट्रिकल है ना, एक आर्ट्रियम है और एक वेंट्रिकल है। लेकिन जो ह्यूमन बीइंग्स है बच्चे, वहां पर 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। दो आपके क्या होंगे? दो आपके होंगे आर्ट्रियम
और आर्टरिया, बिकॉज आर्टरी प्लूरल है, और दो क्या बच्चे आपका, दो आपका होगा वेंट्रिकल। परफेक्ट है, यस नो क्या है, यस यस यस। तो आपको ये करोगे कि सर जो पंपिंग ऑर्गन है वो हार्ट ही तो होता है, यहाँ पर हार्ट ही तो पंप करता है ना, तो हार्ट जो है फिश में पहले, तो फिश दो चैम्बर और आपका जो है यस ह्यूमन बीइंग का 4 चैम्बर है। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, यहां पर सिंगल सर्कुलेशन होता है, यहां पर सिंगल सर्कुलेशन है, और यहां पर क्या होता है सर, यहां पर तो डबल सर्कुलेशन है। क्या लॉजिक है सिंगल और डबल बोलने का, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन माय डियर। परफेक्ट है। अब आ जाओ इसी के 5th पार्ट में, क्या बोला गया था, द फोर्स जो कि एग्जर्ट होगा अगेंस्ट द वॉल ऑफ वेसल है। अब जो आर्टरीज हमेशा ब्लड को दूर लेके जाते हैं ज्यादा प्रेशर पे, तो ज्यादा प्रेशर है तो ज्यादा प्रेशर ग्रेड होगा, लेकिन उस केस में क्या होता है, कम प्रेशर तो वहां लो है, तो ऐसे मतलब क्या है सर, मोर इन आर्टरीज और लेस इन वेन इज द परफेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से हमने के 5 से ना आपको एग्जाम पे सिर्फ 4 सब पार्ट्स करने होते हैं, ध्यान रखना सिर्फ आपको 4 ही करने हैं 5 में से। आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो चलिए दिख रहा है आपको, सभी का फिगर दिख रहा है, सभी का फिगर दिख रहा है, काफी अच्छा फिगर है। यहां पर है क्या, देखो देखो आपके पास जब आउटा से जब बॉडी पार्ट में जा रहा है तो आउटर का डिवीजन आर्टरी है, तो यहां बहुत ज्यादा प्रेशर है, उसके आर्टरी फिर कम हुआ, आर्टरी का डिवीजन आर्टरी वहां कम हुआ, फिर धीरे धीरे क्या कैपिलरीज है और कम हुआ, और वेन्यूल में और कम, वेन में सबसे कम है। इसका मतलब क्या है, कुछ आपका डिक्रीज होता दिख रहा है, कुछ आपका डिक्रीज होता दिख रहा है। आउटर से जब गए आर्टरीज में, देन आर्ट्रियोल्स में, देन कैपिलरीज में, करते 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 करते, और ये परफेक्ट है। आपसे मेरा क्वेश्चन है, आर्टरी और वीन, आर्टरी और वीन, परफेक्ट। अच्छा, आर्टरी और वीन को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, फिगर से देख के आंसर बताना चाहिए। आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, यस यस हो चुका है। और 18 क्वेश्चन में बात की गई है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के लिमिटेशंस के ऊपर है। अगर आपने इस चैप्टर को ज्ञानिकीडा के प्लेटफॉर्म से कंप्लीट नहीं किया, मैं आपसे रिकमेंड करूंगा, प्लीज 2 लेक्चर हैं इस चैप्टर रिगार्डिंग, जहां पर डिटेल में बहुत सारे ट्रिक से मैंने इस चैप्टर को कंप्लीट कराया हुआ है। तो अगर आप नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। परफेक्ट है। अब यहां पर आ जाओ, यहां पर आ जाओ। आप है क्या, आपको पता होना चाहिए कि मेंडलीव्स की कुछ लिमिटेशंस थी जो कि ओवरकम हुई किसमें, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। पहला क्वेश्चन ये है कि हाइड्रोजन बीच का बिच्छू की तरह लगता है, हाइड्रोजन कभी कभार आपके फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट जिन्हें अल्कैली मेटल्स बोला जाता है उनकी तरह रिजेंबल करता है, और कभी कभार बच्चे क्या है 17 ग्रुप के एलिमेंट्स। परफेक्ट है। कभी कभार बेटा बोलो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को ही आपके अल्कैली बोला जाता है, और बच्चे आपका 17 ग्रुप के एलिमेंट्स को ही हैलोजन बोला जाता है। तो आपसे क्या कह रहा है, इट्स कंपाउंड फॉर्म व्हेन विद हैलोजन्स विल बी। अब बहुत सिंपल है, एक काम करो, आप ले लो हाइड्रोजन और एक ले लो, चाहे क्या है, एक ले लो आप हेलोजन का Cl मान लो ना, तो और H और Cl जब दोस्ती करते हैं क्या बनता है आपका HCl है। ये फॉर्मूला किसकी तरह लग रहा है, क्या इसकी तरह, क्या इसकी तरह, क्या इसकी तरह, किसकी तरह, सर दिख गया, सर दिख गया, कौन सा, ऑप्शन ए इज द परफेक्ट आंसर है। जब भी कंफ्यूजन हो ऑप्शन लो करवाना। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे क्या है आपके पास है द एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट P और Q है। तो ये P है और ये Q है, इनका जो एटॉमिक मास है वो कितना आपका, सर इसका 6 है, इसका 7 है, और इनका जो एटॉमिक नंबर है वो 3 है, नीचे 3 है। कुछ याद आया क्लास 9, ये क्या है बच्चे, ये तो आइसोटोप्स है। क्यों, आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट है which have same atomic number but different mass number है, और इनका एटॉमिक नंबर सेम है, तो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी क्या होती हैं, सेम होती हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती है। एग्जांपल जैसे मान लो आपके पास क्या है, कार्बन कार्बन है 6 6 12 14 है, तो दोनों कार्बन ना, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, तो क्या बोलोगे, यस यस देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम। चलेगा, यस सर दौड़ेगा। नीचे आ जाओ, मेंडलीव्स की जो लिमिटेशन थी उसमें किसको आपका पोजीशन असाइन नहीं हुआ था, ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी आइसोटोप्स, ऑप्शन सी हाइड्रोजन एंड आइसोटोप्स, ऑप्शन डी हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड सल्फर है। कुछ याद आया बेटा, देखो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल बात करता है एटॉमिक मास की। अब खुद सोचो ये दोनों कैसे हैं आपके, ये दोनों आपके हैं आइसोटोप्स हैं। अगर आइसोटोप्स हैं आप, ये 3 या 3 है, ठीक है, आइसोटोप्स ने ना, मेंडलीव ने बोला कि मास के हिसाब से अरेंज करो, तो ठीक है, अगर 6 वाले को जगह मिल गई, 7 वाला कहां गया, तो जब मॉडर्न आया था उन्होंने क्या बोला कि एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज करो, तो दोनों के सेम है तो एक ही पोजीशन मिल जाएगा। तो ऐसे में क्या है, एक तो आइसोटोप्स भी ठीक है और हाइड्रोजन दोनों ही ठीक है। आप जाओगे ऑप्शन नंबर सी, दैट्स द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन है ना।
चलो क्या है, अब ये रहा चौथा क्वेश्चन, हाइड्रोजन रिजेंबल करता है हेलोजेंस की तरह। तो देखो हेलोजेंस ऐसे मान लो कि F2, इनका जो मॉलिक्यूल होता है कुछ ऐसा होता ना, ये I2 हो गया, परफेक्ट है, जबकि Br2 हो गया, तो इनका जो मॉलिक्यूल है उन सब में क्या दो 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 एटम से मॉलिक्यूल बनता है, इसे बोलते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। और मुझे बताओ हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल आपको कुछ ऐसा नजर आता नहीं आता? यस सर, H2 ही नजर आता है। तो आप बोलोगे कि सर हाँ, हाइड्रोजन रिजेंबल्स हैलोजेंस इन दैट इट एग्जिस्ट एज अ डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। अब आ जाओ फिफ्थ की तरफ, हाइड्रोजन कंबाइंस विद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स टू फॉर्म। एंड बच्चा लोग, आपसे ये क्वेश्चन का आंसर मैं आप सभी से कमेंट सेक्शन में जानना चाहता हूं। काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से पढ़ना। कह रहा है कि हाइड्रोजन मेटल से कंबाइन करेगा और नॉन मेटल से, और ये आपकी ड्यूटी है हर कोई बच्चा अपना आंसर देना, और बेस्ट आंसर को लेके हम नेक्स्ट जो आएगा सैंपल पेपर उसमें उसका नाम, बच्चे अपना रीजन मेंशन करना, आपके नाम को जरूर मेंशन करूंगा कि आपने क्या किया, उसको डिस्कस करेंगे। यस यू नो क्या है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ है, और एक बार देख लो क्वेश्चन 19 में बात किसकी चल रही है। देखिए चेक है, कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर है, तो कुछ एक आप फिगर में देखो, आपके पास दो मिरर्स हैं, एक ये वाला और ये वाला, दोनों ही कैसे हैं, स्फेरिकल है। यहां पर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहां पर ये बाहर पॉलिश कर रखा है, और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर की तरफ, देखो अंदर की तरफ क्या है आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इसे क्या बोला जाए, कर्व्ड इनवर्ड्स या कर्व्ड आउटवर्ड्स? सर इसे तो बोलेंगे आपका कर्व्ड इनवर्ड्स। यस आपका इसे क्या बोलेंगे, आपका कर्व्ड इनवर्ड्स है। और यहां पर आ जाओ, यहां पर पॉलिश यहां रखा है, तो रिफ्लेक्शन कहां होगा, बाहर की तरफ, ये ऐसा लगा बाहर की तरफ है, कर्व्ड आउटवर्ड्स। यस माय डियर, बोलो कि आपका कर्व्ड आउटवर्ड्स है, परफेक्ट है। आप करते हैं इसके क्वेश्चन से, ठीक है, चलो ठीक है। इफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इरेक्ट, स्मॉल एंड वर्चुअल, द मिरर इज। बहुत सिंपल है कि देखो इरेक्ट भी चाहिए, स्मॉल भी चाहिए और वर्चुअल है। आप देखो कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश बनाता है, लेकिन जो कॉनकेव है वो भी वर्चुअल बनाता है, लेकिन उस केस में कैसा होता है, आपका एनलार्ज होता है। तो खुद सोचो, क्या एनलार्ज की बात कर, नहीं, ये बात चल रही है स्मॉल की, तो ऐसे में कॉनकेव विल नॉट बी योर आंसर विल बी कॉन्वेक्स मिरर। यस यू नो क्या है, परफेक्ट है। और कॉनकेव हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश इमेज बनाता है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर हैज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कॉन्वेक्स का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है बाहर की तरफ है, और मुझे बताओ ये पक्का ऐसे स्फीयर से निकाला गया होगा, हाँ है ना, और इस स्फीयर का सेंटर होगा सी। इसे क्या बोलते हैं, इसी को तो बोला जाता बेटा क्या, सेंटर ऑफ, यस माय डियर, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो बताओ ये मिरर के पीछे, मिरर के आगे है, हाँ सॉरी, मिरर के आगे है कि मिरर के पीछे छे? देखो ये इसे पीछे बोलेंगे। देखो सिंपल लॉजिक है, जिस तरफ ऑब्जेक्ट होगा अगर उसी तरफ इमेज बन जाए तो इसे बोलते हैं फ्रंट ऑफ द मिरर। क्या बोलेंगे सबका, फ्रंट ऑफ द मिरर है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट इस तरफ है, इमेज वहां बने, तो इसे बोलते हैं बिहाइंड द मिरर। ठीक है, परफेक्ट है। तो आप बताओ कॉन्वेक्स मिरर है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होगा, आउटवर्ड्स है, आउटवर्ड्स है, और साथ में इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो सामने है कि पीछे, पीछे है सर ना। तो आप बोलोगे आउटवर्ड्स एंड इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर इज बिहाइंड द मिरर। आया चपका, यस नो क्या है। किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट होगा छे, बेझिझक आप कमेंट सेक्शन या टेलीग्राम पे इसका स्क्रीनशॉट लेके मुझसे पूछ सकते हो कि सर यहां पर एक कंफ्यूजन हो रही है। डोंट वरी यार, हम आपके साथ हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब आ जाओ थर्ड क्वेश्चन पे। इन द गिवन फिगर्स आइडेंटिफाई कॉनकेव मिरर। कितना प्यारा क्वेश्चन है, कहां है, क्या ना ना ना, यस माय डियर, दैट्स द परफेक्ट आंसर, दैट्स द परफेक्ट आंसर। ये है आपका कॉनकेव मिरर। यस नो क्या, परफेक्ट है। अब आ जाओ चौथे पे कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड इन, ऑप्शंस है हेडलाइट्स ऑफ अ कार, ये रहा, ये रहा, और साथ में क्या है, सोलर फर्नेस, ये रहा। तो मुझे बताओ, ऐसा नहीं लग रहा कि सर दोनों केस में होते हैं, यहां पर है क्या आप चाहते हो, बिकॉज कॉनकेव का नेचर होता है कि देखो जब भी आपके ऑब्जेक्ट, यहां पर सन है तो सन इंफिनिटी में है, वहां से कैसी रेज आएंगी बेटा, पैरेलल रेज है, वहां से प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल रेज आती है ऊपर की तरफ, है ना, परफेक्ट है। तो ऐसे में टकराने के बाद किस सिंगल पॉइंट पे मिलता है, प्रिंसिपल फोकस में। तो कॉनकेव की खास बात है कि जब भी पैरेलल रेज ऑफ लाइट आती है तो उन्हें एक सिंगल पॉइंट पे कन्वर्ज करता है। यही तो चाहिए सोलर फर्नेस में कि मैक्सिमम हीट आपकी एक पॉइंट पर कंसंट्रेट हो सके, तो यहां पर होगा। और साथ में क्या है
कि कॉनकेव में जब आपका ऑब्जेक्ट कहां रखा होता है, एट एफ, जब ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस में प्लेस किया होता है, तो इस केस में बच्चे इमेज कहां बनती है, इस केस में इमेज बनती है, बोलो क्या, एट इंफिनिटी। परफेक्ट है, ये बनेगा एट इंफिनिटी है। तो सेम वही है, यहां पर जो बल्ब है उसको फोकस में प्लेस करते हैं ताकि यहां से जो रेस निकले वो मैक्सिमम पैरेलल इंफिनिटी तक जाए, कुछ इस तरीके से। तो यहां पर ये वाले केस का और यहां पर ये वाले केस का इस्तेमाल करते हैं, तो आंसर क्या होगा सर, ए एंड बी बोथ है। और 19th के 5th पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, क्या प्यारा सा क्वेश्चन है। द फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर कितना है, 15। इट मींस एफ कितना बाल को, एफ है 15। कॉनकेव कॉन्वेक्स दिया होता तो साइन को भी कंसीडर करता। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, तो आर क्या होता है सर, 2 इंटू पे एफ है, तो 2 इंटू पे 15। व्हाट विल यू आंसर माय डियर, यस 30 सेंटीमीटर इज द परफेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए है। बस दैट्स इट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ माय डियर। हाँ ये समझ देखो, ये कहानी है, एक बार सेटअप कर दो, स्क्रीनशॉट ले लो आपका। और देखो ये रहा, ये देखो, इस फिगर से देख भी सकते हो, आप फिगर से देख भी सकते हो कि F इक्वल टू आपका R/2 तो दिख रहा है, सबको दिख रहा है। ये रहा आपके पास F, ये आपका F है और ये आपका R है, तो F जो इसका आधा होता है और R इसका दुगना होगा। बात एक ही। अच्छा आ जाओ। और क्या है ये, क्या बात है, इसका मतलब केस बेस्ड क्वेश्चन सॉलिनॉइड के ऊपर है। सर ये तो आपका सॉलिनॉइड है। सॉलिनॉइड होता क्या है कि एक हॉलो सिलेंडर की तरह इसको रैप किया गया है। एक शेप, कौन सा शेप दिया गया है, इसको दिया गया आपका सिलेंडर का शेप है। परफेक्ट है। यहां पर कुछ होता क्या, देखो यहां पर लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलर टर्न्स ऑफ थिक वायर है, इसको एक सिलेंडर का शेप दिया गया और ये है प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ सॉलिड है। और बाहर से आपने क्या लगा दिया, एक्सटर्नल सोर्स है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट दे दिया, तो पक्का इस कॉइल से करंट जो है प्लस से माइनस की तरफ फ्लो करेगा। तो इसका मतलब कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है, जहां जहां करंट फ्लो करेगा वहां वहां क्या बनता बेटा, वहां वहां मैग्नेटिक फील्ड है, और सोलिनॉइड के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। और जो कुछ ऐसा आई थिंक यहाँ फिगर नहीं है, यहाँ फिगर नहीं से क्या है, या इसका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो एग्जैक्ट बार मैग्नेट की तरह रिजेंबल करता है, एग्जैक्ट बार मैग्नेट की तरह। अभी देखेंगे आगे चैप्टर, तो वही पूछा गया। और वहां पर होता क्या है कि सर जो अंदर कुछ ऐसी फील्ड लाइंस होती है, ऐसी, इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा इसे क्या बोलते हैं, आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। कहां पर होता है कि सर देखो, अगर मान लो सॉलिनॉइड है ना, इसके एक्सिस में होता है, इसके एक्सिस में, अलोंग द एक्सिस ऑफ द सॉलिनॉइड आपकी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है। परफेक्ट है। अब क्वेश्चन पढ़ा जाए। यहां पर आई थिंक इसे मिसप्रिंट है कि व्हाट इज अ सॉलिनॉइड, क्वेश्चन होना चाहिए व्हाट इज अ सॉलिनॉइड है, क्या है सॉलिनॉइड, क्या बोलोगे, ऑप्शन पढ़ो, ऑप्शन ए बी सी डी, आप बताओ कौन सा होगा, ध्यान से पढ़ो। यहां पर थिन वायर है, गलत है, साफ साफ मेंशन ठीक है। जब भी आपको लगे ना ऊपर नीचे, तो आप ऊपर आ जाना एक्सट्रैक्ट में, ठीक है। सेम नीचे कि आपके पास है, हाँ यस, सॉलिड सिलेंडर नहीं हो सकता बिकॉज हॉलो होता है, ये भी गलत है। बचा कौन सा चाहिए, सुनो क्या है, अ सॉलिड इज अ coil of large number of circular turns of thick wire wrapped in the shape of a cylinder. Option number D is the perfect answer है। बढ़ते हैं बी की तरफ। अच्छा हाँ, अब यहां पर एक फिगर देखो, ध्यान से इस फिगर को देखा जाए, कुछ देखना चाहिए क्या है, आप मुझे बताओ। यहां पर ये लिखा हुआ है वीकर इलेक्ट्रोमैग्नेट और यहां पर स्ट्रॉन्गर है, क्या लॉजिक है इसको स्ट्रॉन्गर बोलने का, व्हाट इज द रीजन, हाँ क्या रीजन है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन माय डियर। क्या लॉजिक है, इसे स्ट्रॉन्ग क्यों बोला, वीक क्यों बोला। आगे बढ़ते हैं। और ये ना, स्ट्रेंथ ऑफ सोलिनॉइड कैन बी इंक्रीज बाय, किसी भी सोलिनॉइड के स्ट्रेंथ को आप कैसे इंक्रीज कर सकते हो, बहुत सिंपल से। अब यहां सीख लो। अब यहाँ पर है क्या बेटा, यहां पर आपने क्या कि यहां से यहां पर आओगे ना, तो आपने सेम हुई, देखो 6 वोल्ट है, आपने करंट को सेम रखा। फर्क किस चीज का बेटा, फर्क है आपका नंबर ऑफ टर्न्स का। आपने नंबर ऑफ टर्न्स इस वाले केस में बढ़ा दिए, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगे तो आपका करंट क्या होगा, ज्यादा टर्न से फ्लो करेगा, तो इससे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, तो मैग्नेट जो है स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, है ना। इसमें क्या है, इस केस में जो बनता है ना टेम्पोररी मैग्नेट, इस केस में कौन सा टेम्पोररी मैग्नेट बनेगा। परफेक्ट, क्यों, बिकॉज जब तक आपकी इलेक्ट्रिक करंट तब तक बनेगा ना। परफेक्ट है। और साथ में अगर आप यहां से मान लो ये 6 वोल्ट की बैटरी है और यहां 9 वोल्ट कर दो, तो ऐसे में अगर आपने वोल्टेज को इंक्रीज करा तो करंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज है, और करंट को इंक्रीज करोगे तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। परफेक्ट चपका। तो आ जाओ, तो स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉलिनॉइड कैन बी इंक्रीज बाय, पहले में सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं, दूसरे में नंबर ऑफ टर्न्स की, तीसरे में करंट की बात भी कर रहा है और साथ में नंबर ऑफ टर्न्स की। तो ऑप्शन सी इज द मोस्ट सुइटेबल आंसर, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू सोलिनॉइड एंड
द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सॉलिनॉइड कॉइल, दैट इज द परफेक्ट आंसर है। और करते हैं थर्ड क्वेश्चन आपके सामने, देखो करना ना, देखो ये रहा मैग्नेट और ये रहा सॉलिड है, इन दोनों की फील्ड लाइंस को चेक किया जाए, लगभग सेम ही है, परफेक्ट है। देखो वही बाहर आपका देखो दिख रहा है, बाहर आपका नॉर्थ से साउथ है, तो ऐसा लग रहा है कि मान लो एक एंड क्या बन गया नॉर्थ पोल और एक एंड साउथ पोल बन गया, वही पूछा हुआ है। द मैग्नेटिक फील्ड इन अ सोलिनॉइड इज like a bar magnet, not like a bar magnet, does not exist, yeah, all the above, that's the answer, like a bar magnet, bacha party, aa jao, a solenoid has only north pole, only south pole, क्या नन्हे से क्वेश्चन है, both north pole and south pole है। अब आ जाओ लास्ट में, और लास्ट क्या है, mention the reason of a current carrying solenoid, जहां पर फील्ड लाइंस कैसी होती है बेटा, स्ट्रेट पैरेलल लाइंस कहां पर होती हैं सर, अलोंग द एक्सिस ऑफ द सोलिनॉइड इज द परफेक्ट आंसर। क्या बात है यार, क्या बात है, कितने इजी थे ना। और इस तरीके से आपके सारे केस बेस्ड क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। अब कहां जा रहे हैं, तो अब हमारा सेक्शन 1 कंप्लीट हो चुका है, अब बढ़ रहे हैं सेक्शन बी की तरफ, जहां पर 2 मार्क्स के छोटे से नन्हे मुन्ने से क्वेश्चन करेंगे। लेट्स गो टू द सेक्शन बी। यस बच्चे, तो सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हाउ आर द लंग्स डिजाइन्ड इन ह्यूमन बीइंग्स टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस है। लंग्स को कैसे डिजाइन किया गया है कि मैक्सिमम एक्सचेंज हो सके, मैक्सिमम एक्सचेंज के लिए मैक्सिमम एरिया चाहिए। फिर से बोलो, मैक्सिमम एक्सचेंज के लिए मैक्सिमम एरिया चाहिए। तो लंग्स के अंदर कुछ बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें एल्वियोलाई बोला जाता है, और वो लार्जर सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं, और यही कारण है लार्जर सरफेस एरिया तो ज्यादा एक्सचेंज होगा। परफेक्ट है, यही की पॉइंट है, यही आपका की पॉइंट है। फिगर को ध्यान से देखा जाए, मैं इसी बलून लाइक स्ट्रक्चर की बात कर रहा था, इसी को एल्वियोलाई बोला जाता है। परफेक्ट है, और इस एल्वियोलाई में बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, और यहीं से एक्सचेंज ऑफ गैस होना है। आपका ऑक्सीजन जाता है ब्लड में, ब्लड वेसल ब्लड से जाएगा और जाएगा वहां देखे आएगा, फिर CO2 लेके आएगा। परफेक्ट है, बाहर निकल जाएगा। तो देखो यही कहानी है। इन लंग्स balloon like structure called alveoli are present to provide maximum surface area, किसके लिए, for the exchange of gases। और यहां पर ऐसा क्या खास है सर, यहां पर ये the alveoli have very thin walls, होनी चाहिए बिकॉज डिफ्यूजन होना है, and contain an extensive network of blood vessels to facilitate the exchange of gases है। इसी के और में था वो, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, what advantage over an aquatic does a terrestrial, इसको ध्यान से पढ़ना, ये बोलना ये चाह रहा है कि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म का क्या एडवांटेज है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, किसके मामले में आपका, यस ऑक्सीजन के मामले में। तो ऐसे में है क्या, जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म बेटा ये कहां से लेता है सर, ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को लेते हैं, ये आपके रेस्पिरेशन के लिए एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन लेता है। लेकिन जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है वो कहां से लेते हैं सर, ये लेते हैं वाटर में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, है ना, वाटर में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को लेते हैं। परफेक्ट है। तो ऐसे में एक बात ध्यान रखना, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन dissolved in the water is fairly low as compared to the oxygen present in the atmosphere। तो वाटर में ऑक्सीजन की मात्रा कम है एज कंपेयर टू यहाँ पर। तो ऐसे में वो ब्रीथिंग जो ना, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है वो जल्दी जल्दी ब्रीथ करते हैं ताकि ज्यादा ऑक्सीजन जा सके और एनर्जी सफिशिएंट बन जाए। यही लॉजिक है। और ये रही छोटी सी एक्सप्लेनेशन, पढ़े से देखो, रीड करते हैं, आराम से रीड करते हो, है क्या, चलो चलो क्या देखो, एक्वेटिक एनिमल्स take in the oxygen dissolved in water। परफेक्ट है। the amount of dissolved oxygen क्या ज्यादा कम is in water is fairly low compared to the amount of oxygen in the air। इसीलिए रेट ऑफ ब्रीथिंग क्या होती है एक्वेटिक में, ज्यादा, क्यों, जल्दी जल्दी सांस लेंगे ना। इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन इन टेरेस्ट्रियल है, और यही कहानी है। तो यही आपका एडवांटेज है, द ब्रीथिंग रेट ऑफ एक्वेटिक एनिमल इज फास्टर देन दैट ऑफ इतना क्यों, बिकॉज वहां पर है। ठीक है, जब यहां भी आपका आंसर खत्म हो जाता है। परफेक्ट है, यस नो क्या है, आगे बढ़ा जाए, चलो आगे बढ़ते हैं, चलो 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 क्या है, अब ये रहा क्वेश्चन नंबर 20 सेकंड आपके सामने। एक्सप्लेन वाई पॉलिनेशन में अकर विद, कह रहा है कि पॉलिनेशन आपके में अकर विदाउट फर्टिलाइजेशन, लेकिन फर्टिलाइजेशन होने के लिए आपका पॉलिनेशन होना ही चाहिए। मतलब पॉलिनेशन हो या पॉलिनेशन आपका चाहिए, कहना चाह रहे हैं, तो क्या आप फिगर पे आ जाओ, क्या आपका ये कहना चाह रहे हैं कि आपका कि पॉलिनेशन आपका फर्टिलाइजेशन के बगैर हो सकता है, लेकिन फर्टिलाइजेशन आपका पॉलिनेशन के बगैर नहीं हो। क्यों, बिकॉज फर्टिलाइजेशन क्या होता है, गैमेट्स का फ्यूज होना।
गैमेट्स फ्यूज तभी तो होंगे जब गैमेट्स आएंगे, तो जो आते हैं इसी को क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन है। इसका मतलब पॉलिनेशन पहले होता है, ध्यान देना, इसका मतलब पॉलिनेशन आपका फर्स्ट स्टेप है, देन आपका फर्टिलाइजेशन हो गया। मान लो पॉलिनेशन हो गया, उसके बाद यहां पर आ गया और यहां चला गया, तो यहां अगर यहां पर आ गया, मान लो कि वो पॉलिनेशन नहीं बना रहा है, वो बच्चे मान लो कि डैमेज हो गया, तो ऐसे पॉलिनेशन तो हो गया लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं बोलूं कि बेटा फर्टिलाइजेशन करवाना है, तो ऐसे में गैमेट्स को तो आना पड़ेगा, और गैमेट्स आएंगे पॉलिनेशन में, पॉलिनेशन की वजह से। तो ऐसे में आप पॉलिनेशन को डिफाइन करोगे, पॉलिनेशन को डिफाइन करोगे और बोलोगे कि सर पॉलिनेशन नहीं होगा, तो अगर जब तक पॉलिनेशन नहीं होगा फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता है। तो पहला स्टेप है ये, सेकंड स्टेप आप बोलोगे पॉलिनेशन इज मस्ट फॉर द फर्टिलाइजेशन। बिकॉज फर्टिलाइजेशन क्या बोलते हैं कि आपका जो फीमेल जर्म सेल है और जो मेल सब मिलना, तो मिलने के लिए आना तो पड़ेगा, बस यही कहानी है, यही कहानी है चैप्टर का। तो यहाँ थोड़ा सा पॉलिनेशन को डिफाइन करोगे, तो यहाँ डिफाइन करोगे और बोलोगे पॉलिनेशन लीड्स टू द फर्टिलाइजेशन, नॉट फर्टिलाइजेशन लीड्स टू द पॉलिनेशन। परफेक्ट है, ये पहले और ये बात का स्टेप है। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। और मेरा आपसे क्वेश्चन है, इसके दो मोड्स होते हैं, कौन कौन से मोड्स, और नाम देना। परफेक्ट है। और बाद में फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो ओवरी है वो क्या बन जाता है, और आपके पास जो ये ओव्यूल दिख रहा है, ये ओव्यूल क्या बन जाएगा, और दोनों के आंसर मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन के स्टेप्स हैं, उसके बाद आपका जो है ना ये ओव्यूल किस में बदल जाएगा, और बच्चे आपका ओवरी किस में बदल जाता है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला है CO2। CO2 बनाया जाए, यस, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आपके पास अकेला कौन है, C, तो बीच में रख दो, और O एक ये रहा और एक हो रहा है, हमें पता कि डबल बॉन्ड ही बनेगा, तो ये ना प्रैक्टिस से आ जाएगा, ठीक है जी। 1 2 3 4 डबल बॉन्ड है, पक्का 2 शेयर करेगा, सेम वही कहानी, 1 2 3 4 5 6 है ना। अब कार्बन के पास 4 है बेटा, तो क्या करेगा, और 1 2 और 3 4 एक पर शेयरिंग तो होनी चाहिए, तो इसने 8 पूरे कर लिए, इसने 8 पूरे कर लिए, और कार्बन ने ऐसे 8 पूरे कर लिए। और इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो, कार्बन 1 2 3 4, सो सॉरी बढ़िया, सो सॉरी। चल एक सेकंड, इरेजर कहाँ है हमारी महंगी वाली, और आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये रहा बेटा, देखो देखो सी हो गया बीच में, और ओ है, ये डबल बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड बन गया, और ये 1 2 3 4 1 2 3 4, दैट्स इट माय डियर। बताओ आपसे मेरा क्वेश्चन ये आता है, यहाँ कितने नंबर ऑफ कितने कोवलेंट बॉन्ड है, इसका आंसर भी जरूर देना, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स इन द CO2 मॉलिक्यूल है। चलो चलो क्या, आ जाओ। राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ द सेकंड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज, जिसका जनरल फॉर्मूला क्या बेटा, CnH2n। किसका जनरल फॉर्मूला, अल्कीन का, और ध्यान देना अल्कीन का जनरल फॉर्मूला CnH2n है, और यहां पर अगर n की जगह पुट करते जाओगे तो नंबर आ जाएगा, लेकिन अल्कीन में n कहां से पुट करते हैं, 2 से, ये सीखने की बात है, यहां बच्चे करेंगे। बच्चा बोले इसका आंसर पक्का इथीन है, नहीं बेटा, n 2 से स्टार्ट होगा, तो बोलो क्या है, पहला नंबर कौन होगा, पहला C2H4, ये पहला नंबर होगा। दूसरे के लिए n कितना चाहिए आपका, 3 पुट करना पड़ेगा, तो C3H6 है, क्या बन गया, क्या बन गया, ये तो प्रोपीन बन गया, और प्रोपीन का फॉर्मूला क्या होता है, C3H6 माइंड डियर। ये और में था, ठीक है। आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 है, आपके पास क्या है, आपके पास क्या है, सॉल्यूशंस ऑफ जिंक सल्फेट। ओके, जिंक सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट और कॉपर सल्फेट का कलर है, ठीक है। एल्यूमिनियम सल्फेट अच्छा कलर नहीं आपका, ये आपके पास सॉल्यूशन है, और इनको जिंक, एल्यूमिनियम और कॉपर से डिवाइड किया। ऑब्वियस सी बात है, अगर ज्यादा रिएक्टिव होंगे तो सॉल्यूशन में से उसको डिस्प्लेस कर देंगे। चेक करते हैं, और क्या चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज, सबको याद है, फिर से देखो, काना कालू मांगे आलू जान फिर क्यों हाँ जी आ जाऊं। एच को रेफरेंस के लिए लिया गया, एच को रेफरेंस के लिए लिया गया है, परफेक्ट है। अब देखो, मान लो क्या है, अगर मेरे पास सपोज एग्जांपल कि मेरे पास एल्यूमिनियम का सॉल्यूशन है, जैसे एल्यूमिनियम का सॉल्यूशन क्या आपका Al2SO4 थ्राइस है, इसको मैं बढ़वा दूं किससे, आपका जिंक से, तो जिंक क्या एल्यूमिनियम से ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, तो अगर जिंक एल्यूमिनियम से ज्यादा रिएक्टिव नहीं है तो जिंक इसको डिस्प्लेस कर पाएगा ना, जी ना, वही करना, चेक करें। चलो देखो, जिंक सल्फेट को जिंक से, यार यहां पर सुनना तो चलिए होगा ना, बिकॉज दोनों इक्वल रिएक्टिव है। जिंक सल्फेट को एल्यूमिनियम से, तो एल्यूमिनियम पक्का जिंक से ज्यादा रिएक्टिव है, ये अकेला है ना, तो एल्यूमिनियम इज, आप बोलोगे एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक है, तो क्या डिस्प्लेस करेगा, यस सर, तो आपका आंसर क्या होगा, सर यहां पर आंसर हो जाएगा, बस आपको यस नो बोलना है। और बच्चे बोलोगे आपके पास जिंक सल्फेट कॉपर, कॉपर कहां है, कॉपर ये रहा, और जिंक बच्चे क्या पर, तो क्या कॉपर जिंक को डिस्प्लेस करेगा, क्या कॉपर जिंक को ना, तो नो आएगा, परफेक्ट, बिकॉज क्यों, रीजन क्या, बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक है, ठीक है, परफेक्ट है। और एल्यूमिनियम सल्फेट और जिंक, अब बताओ जिंक को किससे बढ़वा रहे हो बेटा,
जिंक को एल्यूमिनियम से, ध्यान दो ये मत करना कि एल्यूमिनियम को जिंक से ना बचे, जिंक को एल्यूमिनियम से, बिकॉज सोल्यूशन जिसका है उससे दूसरे वालों को निपटा जाएगा ना, तो चलिए नो होगा, नो परफेक्ट है। और यहां जाओ, और सेम एल्यूमिनियम को एल्यूमिनियम से नो होगा, कॉपर को एल्यूमिनियम से नो, अच्छा यस नो क्या है, तो नो नो नो, बिकॉज ये ना रिएक्टिव है आपका। कॉपर सल्फेट को जिंक से, तो जिंक क्या कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक ये रहा, कॉपर ये रहा, यस सर है आपका, तो जिंक पक्का कॉपर से, तो क्या बन जाएगा सर, यहाँ पर यस है, और एल्यूमिनियम कॉपर से यस, यहाँ भी यस है, और कॉपर से नो, दैट्स योर आंसर, दैट्स योर आंसर माय डियर। तो यहाँ पर काम आया, बोलो क्या रिएक्टिविटी सीरीज है, और एग्जाम में आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय रिएक्टिविटी सीरीज है, इसका आंसर भी प्यारा सा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देना, मुझे बहुत खुशी होगी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। व्हाट फेनोमेनन इज डिपिक्टेड इन द गिवन डायग्राम्स है, देखा जाए, ओके ओके ओके, ये क्या है बेटा, आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन में ये फिगर दिया हुआ था, ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा आपको, इसे क्या बोलते हैं, यस यस बच्चे सही कर रहे हो, इसे बोला जाता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट, है ना, इसे बोलते हैं डिस्पर्जन है, परफेक्ट है। और आपसे कह रहा है कि इसे एक्सप्लेन करो, तो आप बोलोगे जब भी किसी यहां से क्या भेजा, ये इंसिडेंट, ये आपका इंसिडेंट व्हाइट लाइट है ना, जो सरफेस की तरफ आ रही है, इंसिडेंट व्हाइट लाइट है, तो ये आपका आया। और ये कैसे होते हैं, मोनो की बेटा, मोनो की पॉलीक्रोमेटिक, ये होते हैं पॉलीक्रोमेटिक, मतलब जिसमें बहुत सारे वेवलेंथ है, पॉलीक्रोमेटिक लाइट, परफेक्ट है, यस नो क्या है। और यहां पर क्या होगा सर, ये जो इसके अंदर जो मेजर 7 कंपोनेंट्स है ये वाले, वो स्प्लिट हो जाते हैं, और इसी को बोलते हैं डिस्पर्जन। द स्प्लिटिंग अप ऑफ white lights into its major colors is called dispersion of light है, परफेक्ट है। ऐसा हुआ क्यों, बिकॉज ये जो कलर्स है ना, ये कलर्स हैं, इन कलर्स का ग्लास प्रिज्म में जो स्पीड वो अलग अलग है, मतलब जो कलर्स हैं उनकी स्पीड ग्लास प्रिज्म के अंदर, बाहर तो सेम थी लेकिन इसके अंदर अलग अलग है, इसलिए वो अलग अलग एंगल से मुड़ जाते हैं, और जिस एंगल से मुड़ते हैं उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, परफेक्ट है। तो यहाँ डिस्पर्जन डिफाइन करना था, और साथ में ए क्या इंसिडेंट व्हाइट लाइट है, और बी बच्चे क्या आपका, बी आपका एमर्जेंट बोल दो, एमर्जेंट रे है, या फिर इसको आप स्पेक्ट्रम भी बोल सकते हो, क्यों, बिकॉज बैंड ऑफ 7 कलर्स को स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं, दैट्स योर आंसर। और ध्यान देना कि एमर्जेंट रे हमेशा बेस की तरफ जाती है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाई आर कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर्स एंड इलेक्ट्रिक आयरन्स, जो कि हीटिंग इफेक्ट में काम करते हैं, वो एलॉय के क्यों बने होते हैं रेदर देन प्योर मेटल है, तो क्या ये अच्छा दिखा चाहिए, इसी को बोलते हैं, इसी की बात चल रही है। ये कह रहा है कि ये जो है ना, ये जो आपका है, ये आपका एलॉय से क्यों, बिकॉज दो बातें, पहली बात तो एलॉयज का रेसिस्टिविटी उनके कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल से ज्यादा होती है, ज्यादा रेसिस्टिव बोले तो ज्यादा हीट है, और सेकंड क्या है, एलॉयज हाई टेम्परेचर में भी ऑक्सीडाइज नहीं होते। These are the 2 points. पहला, alloys have higher resistivity than that of their constituent metals है, और second के alloys do not oxidize even at high temperature, कितने प्यारे से हैं। और मेरे ख्याल से इस तरीके से आपका सेक्शन बी यहीं ओवर हो जाता है। अब चलते हैं सेक्शन सी की तरफ, और सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन आपके सामने, परफेक्ट चैप्टर क्या है ये, अच्छा और में था, यहाँ जाओ, क्या कह रहा है, राइट द फुल नेम ऑफ डीएनए, क्या बोलोगे सर, डी, ये हमने पहले क्या हुआ है, डीऑक्सीराइबोस है ना, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, परफेक्ट है। और क्या कह रहा है, राइट द नेम ऑफ दैट पार्ट ऑफ सेल वेयर इट इज लोकेटेड, कहां होता है आपका, तो सर ये रहा आपके पास, बोलो क्या है, सेल, और ये सेल का क्या होता है, न्यूक्लियस है, तो सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है ना, कुछ इसके अंदर होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है, जिन्हें क्या बोला जाता है बेटा, जिन्हें क्रोमोसोम्स का नाम दिया जाता है। और ये देखो दो चीजें, आप बोल सकते हो कि सर ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, या बोलो कि आप क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और कह रहा है राइट इट्स रोल इन द प्रोसेस ऑफ सेल रिप्रोडक्शन है, बहुत सिंपल है। बच्चे होता क्या है, जब भी एक सेल रिप्रोडक्शन करता है तो ऐसे में डीएनए भी रेप्लिकेट होता है, क्यों, बिकॉज डीएनए क्या करेगा, जैसे डीएनए को सिंपल समझो कि मान लो ये पेरेंट्स हैं, तो ये पेरेंट्स है, अगर जो पेरेंट्स या फर्स्ट जनरेशन है उसको अपने ऑफस्प्रिंग में क्या भेजना है, कुछ इंफॉर्मेशन भेजनी है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, तो वो डीएनए के थ्रू होती हुई जाएगी। तो डीएनए, आप बोलोगे डीएनए कंटेन्स द जेनेटिक इंफॉर्मेशन दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग है। तो इस तरीके से रिप्रोडक्शन का रोल होता है। परफेक्ट की मेन चीज जो आपका हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन वो जा रहा है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, परफेक्ट है। नीचे आ जाओ, इसी के और में था इन फ्रूट फ्लाइज सेक्स क्रोमोसोम मेल में क्या बेटा, मेल में XY है, मेल में क्या चपका XY है, और फीमेल में XX है। तो कुछ ऐसा नहीं रहा इंसान की तरह चपका, ये बताना, तो XY है पक्का, जब गैमेट्स बनेंगे तो X भी बन सकता है, Y भी, लेकिन जब फीमेल्स गैमेट बनाएगी तो X ही बनेगा, है ना। आ जाओ
डज अ मेल फ्लाई इनहेरिट एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम हिज मदर और फादर? अब बताओ, जो मेल फ्लाई है, अगर मेल है, खुद सोचो, अगर मेल है तो उसका सेक्स क्रोमोसोम क्या होगा? एक्स और वाई है। ये वही कहां से आया? वही फीमेल में तो है नहीं, वही जो है क्या फीमेल में है नहीं, तो पक्का ये वही कहां से? ये मेल से आया होगा। तो ये एक्स कहां से आया होगा सर? फीमेल से आया होगा। तो ऐसे कनेक्ट करना, तो आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सिर्फ मदर, है ना। नीचे आ जाओ, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स कैन अ फीमेल? तो एक ही गैमेट है सर, आपका बोलो क्या है सर? वन टाइप, एक्स और एक्स ही होगा, एक्स और एक्स है। तीसरा बताओ कि मेल कितने कर सकता है सर? दो टाइप्स, एक आपका एक्स और वाई। कितना नन्ना सा क्वेश्चन था यार, सिर्फ बस ये लिखना है, कहानी कुछ नहीं लिखनी है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, हाँ अच्छा अच्छा, तो देखो ये इससे एक बार स्क्रीनशॉट है और अब कर रहा हूँ, यहाँ पर कुछ है। अच्छा 1 सेकंड है, यहाँ पर अच्छा 1 सेकंड है, यहाँ पर एक फिगर आया हुआ है, तो वो फिगर देखो वही आप कह रहे हैं कि डीएनए हो रहा, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, तो वो दिखा रहा है, देखो ये रहा, ठीक है। चलो देखो क्या है, सेल के अंदर बोलो क्या? न्यूक्लियस, और इसी न्यूक्लियस में क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, और इसी डीएनए के छोटे छोटे फंक्शनल सेगमेंट्स को क्या बोला जाता है बेटा? डीएनए बोला, सॉरी जीन्स ना, फंक्शनल सेगमेंट्स को जीन बोला जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 28। व्हाट इज ओजोन? ओजोन एक मॉलिक्यूल है जिसका फॉर्मूला है O3 है, और ये कहां प्रेजेंट है? स्ट्रेटोस्फीयर में। ये आपके आपके सन के यूवी रेडिएशंस को डायरेक्टली आने नहीं देते हैं, ठीक है। तो ओजोन इज अ मॉलिक्यूल कंटेनिंग 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, तभी से ट्राइटनिंग बोलते हैं, प्रेजेंट इन द अपर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर है। और कैसे इकोसिस्टम को इफेक्ट करता है, और ये रचा आंसर देखो, ओजोन लेयर शील्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम डैमेजिंग यूवी रेडिएशंस ऑफ द सन है। अब अच्छे देखो यहां पर ना कुछ एक एनिमेशन है, ध्यान से देखो, आप देखो दिख रहा है, यहां पर कुछ ऐसा रीजन है जहां से डायरेक्टली यूवी जा रहे हैं। बताओ इस रीजन को क्या बोलते हैं? इस रीजन का नाम क्या है जहां से डायरेक्टली यूवी रेस एंटर कर पा रही है? कुछ तो है, कुछ तो है, लेट मी नो इन द कमेंट्स। दिख रहा है, देखो यहां से डायरेक्टली एंटर कर पा रहे हैं, ये ऐसा क्या लॉजिक है, ऐसा क्यों कर पा रहे हैं? यहाँ पर कुछ ऐसा लग रहा है कि होल सा हो गया है, नाम बताना, ठीक है। अच्छा क्या है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी? पूछे कौन है, कौन है, कौन है? यस माय डियर, यस माय डियर, बच्चे बोलो बोलो आपका सर, नेफ्रॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है। और इसका डायग्राम ये रहा, एक बार हल्के से इस डायग्राम को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर है क्या, 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं कि देखो ये जो पहला यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर एक ग्लोमेरुलस, उसके बाहर एक बॉबन्स कैप्सूल है, और यहाँ पर क्या टेक्स प्लेस करता है? यहाँ पर आपका फिल्ट्रेशन होता है, यहाँ पर आपका फिल्ट्रेशन होता है, परफेक्ट है। और सेकंड अच्छे आपके आसपास के यहाँ पर फिर आया ये और ये, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोला जाता, बोलो क्या? हाँ यस, PCT, बोलो क्या है? इसे आपके ये मेरे ख्याल से एनसीईआरटी नहीं होगा, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल है। यहाँ पर क्या होता है सर? यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। और फिर जो एंड का एंड का जा रहा है ना, ये रहा, इसे क्या बोलते हैं? आपका DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल है। तो यहाँ पर होता है रीएब्जॉर्प्शन, और जो लास्ट है वहां पर क्या होगा, ये हम इसे डिटेल में पढ़ चुके हैं। और तीसरा जगह सीक्रेशन होता है, यस इनो क्या है, और हमने CBSE के मस्ट डू मॉड्यूल में इसे किया था, तो बहुत बार कर चुके हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है बताना मुझे, जब रिवीजन सीरीज आएगी तो वहां भी लपेट देंगे भैया। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। आ जाओ, जिंक है जिंक, तो Zn प्लस में सिल्वर नाइट्रेट, बच्चे क्या होगा आपका? AgNO3। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर? जिंक जो है आपका, काना कालू मांगे जान फिर पाओ क्यों, हाँ जी आ जाओ। तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन Ag, तो डिस्प्लेस करेगा, यस करेगा। तो Zn देखो कैसे बनेगा, तो कैसे बनेगा? Zn और NO3 है, इसका प्लस का 2, इसका माइनस का 1, क्या बनेगा आपका? Zn और आपका NO3 का ट्वाइस है, प्लस में Ag को बाहर कर देगा, बैलेंस कर लेना। और एक कौन सा रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट है। सेकंड क्या है? लेड ऑक्साइड है, PbO, प्लस में क्या है? कार्बन है, CO, क्या बनेगा सर? कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस में आपका Pb है। यहां पर क्या हो गया? PbO से क्या बन गया? CO2, क्या हो चुका बेटा? यस यस यस, बैलेंस कर दे, बैलेंस। ये वैसे नकली से 2 लगा दो, 2 लगा दो, और ये 2 लगा दो, बैलेंस हो गया। बट यहाँ पर क्या हो जाए, यहाँ पर क्या हुआ है सर? यहाँ पर तो हो गया, यहाँ से यहाँ पर आया तो रिड्यूस हो चुका है, और यहाँ पर यहाँ से आया, आज क्या हो गया? ऑक्सीडाइज है। आप बताओ इसका स्पेशल नेम क्या है? यस बोलो बोलो, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन है। और तीसरा इंपॉर्टेंट है, क्या किया आपने?
आपने फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स को हीट कर दिया। पहले जो इसके पास ना कुछ फिक्स वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब हीट करोगे तो वो अलग हो जाता है, FeSO4 प्लस में आपका 7H2, ठीक है। उसके बाद इसको फिर से हीट करोगे तो क्या बन जाएगा, ये टूट के Fe2O3 प्लस में SO2 है, तो एनसीईआरटी का ये प्लस में आपका SO3 है, ठीक है। ये आपका बनेगा, वैसे स्टेट नहीं बोला है, ऐसे स्टेट नहीं बोला तो छोड़ दो से, ये आपका बनेगा सॉलिड है, बाकी दोनों गैस बनेंगे। परफेक्ट है। नाम क्या है, नाम क्या है इसका, ये नाम है फेरिक ऑक्साइड, ये बोलो क्या, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, बस ये बैलेंस करना है, दैट्स आंसर। और ये क्या बेटा, ये आपको जो टाइप है इसे बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, बिकॉज हीट दिया ना आपने, हीट दिया इसलिए थर्मल डिकम्पोजिशन। 31 चलते हैं, और ये रहा 31st क्वेश्चन आपके सामने। नेम द एलिमेंट which has twice as many electrons in its second cell as in the first, मतलब दो शेल हैं K और L है, तो L शेल में K के मुकाबले दुगने हैं। आप मुझे बताओ K में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं मैक्सिमम? सर K में तो आपके 2 आते हैं, ठीक है। तो पक्का L में कितना बेटा, 4 होगा, यस नो क्या है, तो आप बताओ है कौन, 2 और 4 6, और 6 किसका एटॉमिक नंबर है, 6 होता है कार्बन का। और साथ में क्या बोला हुआ है, और साथ में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन तो लिख दो, आपका 2 और 4 है ना। आ जाओ, कैल्शियम देखो ये रहा कैल्शियम, और मैग्नीशियम कहां है आपका, ये रहा, और आपका स्ट्रोंशियम ये रहा। कह रहा आर केप्ट इन द सेम ग्रुप है, सेम ग्रुप ऑब्वियस है, कौन सा आपका, कौन से ग्रुप में, सर एक ग्रुप आपके 2 में, परफेक्ट है। ऑन द बेसिस ऑफ इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज राइट दोस कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि यहां सेम होगी। तो सर देखो क्या सेम ग्रुप है ना, तो एक काम करता है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से क्या 2 8 2 है, 2 8 2 है, ये KLM है ना, तो इसमें M में कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। इसका मतलब सर इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबके जो भी इस ग्रुप के हैं वो 2 होंगे, और इनकी वैलेंसी भी क्या होगी सर, 2 होगी, बिकॉज 2 डोनेट कर देंगे, वैलेंसी 2, दैट्स द परफेक्ट है। और सारे के सारे मेटल्स ही होंगे, है ना, खानी है मेटल्स, दैट्स योर आंसर, दैट्स योर आंसर माय डियर। आज जाओ आज, और कह रहा है इन तीनों सबसे बड़ा कौन होगा, आप बताओ। कैल्शियम ये रहा, स्ट्रोंशियम ये रहा, तो डाउन दी ग्रुप जाते हो तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, मतलब यहाँ पर 2 तो यहाँ 3 यहाँ 4 है, सॉरी यहाँ 3 तो यहाँ 4 है, 5 है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ना, तो डैम श्योर है सबसे बड़ा कौन, स्ट्रोंशियम। रीजन क्या है, हाईएस्ट नंबर ऑफ शेल्स, बोलो कि आपका हाईएस्ट नंबर ऑफ शेल्स माय डियर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, चलो एक क्वेश्चन पूछूं, आपने कैसे ट्रिक सुन ली, बोल दो सिमरन से जरा ऐश्वर्या सब तेरा ओपी, ये सब क्या है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस। 30 सेकंड आपके सामने है। इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड XY2, ठीक है, XY2 बन रहा है, XY2, जहां पर X क्या कर रहा है, X इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, X इलेक्ट्रॉन डोनेट है, और Y कितने, 2 ना, Y और Y है, तो पक्का इसके पास 2 वैलेंस होंगे, और वही क्या, तो वही में 1 2 3 4 5 6 7, पक्का 7 वैलेंस होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 ना, बिकॉज़ ऑब्वियसली ना एक ये लेगा इसको लेगा। शो द इलेक्ट्रॉन, अच्छा बना दो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ X एंड Y एंड द फॉर्मेशन, ऐसा बनेगा, ये X2 प्लस बन जाएगा, 1 सेकंड से आपका ये X2 प्लस बनेगा, और जो Y है वो आपके बनेंगे कितने 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 कितने, 2 और 1 2 3 4 5 6 और 7, और ये आपका 8 है। ऐसा लगना चाहिए MgCl2 मान लो, MgCl2 है ना, यस नो। और व्हाट इज द नेचर, ट्रांसफर हुआ है, तो नेचर क्या होगा बच्चे आपका, नेचर आपका आयोनिक बॉन्ड है। और 3 प्रॉपर्टी क्या होंगी, पहली बात तो कि सर ये हार्ड होगा, दूसरी बात क्या है, ब्रिटल होंगे, तीसरा बोलो क्या, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन और सेमी सॉलिड फॉर्म या एक्वस सॉल्यूशन, और बोलो क्या है कि सर और ये आपके जो है इनकी डेंसिटी हाई होगी, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, बहुत सारे हैं। इसमें बेसिकली आपको आयोनिक कंपाउंड्स के बारे में बताना है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को बताना है, परफेक्ट है। और एक क्वेश्चन है, बताओ कोवेलेंट कंपाउंड्स क्यों पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस। मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 बढ़ते हैं, क्या कह रहा आपसे मेरा, स्टेट द नेचर, पोजीशन एंड relative size of the image formed by a convex mirror when object is at infinity। convex mirror है, ऑब्जेक्ट कहां पर है, इन्फिनिटी पर, तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, इमेज कहां बनेगा, प्रिंसिपल फोकस है। क्या लिखना है आपको, आपको लिखना है, यस आपको पोजीशन है, तो आप बोलोगे सर पोजीशन क्या है, यहां पर पोजीशन ऑफ द इमेज है एट F, है ना, एट प्रिंसिपल फोकस है, परफेक्ट है। और क्या है आपका साइज, बोलो क्या साइज बच्चे क्या होगा, बोलो हाईली डिमिनिश ना, आपका हो जाएगा हाईली डिमिनिश है। और नेचर कैसा है, ध्यान दो, नेचर आपका नेचर क्या है सर, अपीयर टू मीट है, तो पक्का होगा वर्चुअल, और वर्चुअल का पार्टनर कौन, इरेक्ट, दैट्स योर आंसर।
यहाँ पर सेम से वही कहानी है। पोजीशन क्या होगी बोलो क्या है, जब ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी और पोल के बीच में, तो इमेज बनेगा अच्छा बिटवीन, बोलो क्या बिटवीन पी एंड एफ ना, देखो दिख रहा है यहाँ बन गया, तो आप बोलोगे अच्छा पोजीशन देखो क्या लिख रहा है यहाँ पर, बिटवीन पी एंड एफ है, पी एंड एफ है, और दोनों केस में कहां बनेगा, बिहाइंड द मिरर, चाहे यहां पर हो चाहे यहां पर हो। और क्या है आपका साइज क्या होगा, हाईली डिमिनिश तो नहीं होगा लेकिन डिमिनिश होगा। और नेचर तो भैया कॉन्वेक्स मिरर तो हमेशा हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट ही बनाता है। दैट्स द आंसर, दैट्स योर आंसर। चलो मेरा आपसे क्वेश्चन है, इस केस में मैग्निफिकेशन कैसा होगा, पॉजिटिव, और इस केस में कैसा होगा, पॉजिटिव। क्या ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बच्चे आ जाओ, अब करते हैं। अब अच्छे स्टार्ट हो गया हमारा सेक्शन नंबर डी। तो सेक्शन डी में मिलेंगे आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चंस, तो लपेटते हैं एक एक करके, जो कि 15 मार्क्स देगा। और लास्ट के आई थिंक 3 क्वेश्चन है, 34, 35 और 36 है। लेट्स गो टू सेक्शन डी। यस, तो ये रहा सेक्शन डी का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने। बहुत ही सिंपल है। द pH ऑफ अ सॉल्ट यूज्ड टू मेक टेस्टी एंड क्रिस्पी पकोड़ास इज 9. आइडेंटिफाई द सॉल्ट एंड राइट अ केमिकल इक्वेशन फॉर इट्स फॉर्मेशन। और इसके 2 यूज भी आपको लिखने हैं। परफेक्ट है, बहुत सिंपल आपका। तो चलिए आपके सामने फिगर रहा, ये जो सॉल्ट है कौन सा आपका, बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा यस सुनो चपका। और बेकिंग सोडा बनता कैसे है चपका, तो मेन चपका सॉल्ट कैसा, सॉल्ट का जो नाम है वो आपका है बेकिंग सोडा, आपको जो लिखना है एग्जाम में बेकिंग सोडा। और ये बनता कैसे, चीज को बनाने के लिए केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस करेगा, और 4 रिएक्टेंट्स होते हैं। कौन कौन से, सब आपका एक होगा NaCl है ना, NaCl प्लस में आपका H2O प्लस में आपका CO2 और साथ में आपका NH3 है। जब हम ये रिएक्टेंट्स लेंगे तो केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस करेगा, और क्या बनेगा जो आपको चाहिए। N बोल के बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3 है, तो बच्चे बन जाएगा NaHCO3, और साथ में क्या बनता है आपका NH4Cl है। परफेक्ट है, काफी इंपॉर्टेंट सॉल्ट फैमिली, ठीक है। और इसके 2 यूज है, तो इनके 2 यूज है। एक तो क्या कि आप बेकिंग सोडा की मदद से आप क्या बना सकते हो, बेकिंग पाउडर है। जब बेकिंग सोडा में टार्ट्रिक एसिड मिलाया जाता है तो बेकिंग पाउडर बनेगा। और सेकंड क्या है, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड है डिफाइन ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स, सच स्पेशल टाइप ऑफ इंडिकेटर्स जो कि एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस में क्या देंगे, अपने स्मेल को चेंज करते हैं। किसमें चेंज नहीं होगा, किसमें चेंज होगा, तो स्मेल में चेंज करके बताते हैं कि सामने जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है कि बेसिक है, उसी को ऑल फैक्टर इंडिकेटर का नाम दिया जाता है। तो ये रही प्यारी सी डेफिनेशंस। दो सब्सटेंसेस whose smell or odor changes in acidic or basic solution is known as ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर है। 2 एग्जांपल क्या है, फिगर आपके सामने है। पहला कि आपके पास क्या है सर, वेनिला है ना, वेनिला एसेंस है, वैसे बहुत सारे हैं आपका, वेनिला एसेंस है। और सेकंड बच्चे बोलो कि आपके पास सर ये है क्लोव ऑयल ना, ये दोनों आपके जो है कॉमनली यूज किए आपके बीफास ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स है। तीसरा क्या कह रहा है, चूज वीक एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग है। साफ साफ जो पहला वाला चाहिए कौन है, ये आपका सर एथेनोइक एसिड है, ये वीक है, तो एक तो CH3COH है, और साथ में क्या H2 ना जीना, तो स्ट्रॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड है, स्ट्रॉन्ग नाइट्रिक एसिड है, और कौन सा H2CO3, इसको क्या बोलते हैं चाहिए आपके पास है एथेनोइक एसिड है, एथेनोइक एसिड। और H2CO3 क्या है आपका कार्बोनिक एसिड है, जो कि आपके जनरली वीक है। वीक क्यों बेटा, बिकॉज ये पार्शियली आयोनाइज होते हैं अपने सोल्यूशन पे, ये वाले जो है पार्शियली आयोनाइज होंगे, और जो ये वाले हैं जो स्ट्रॉन्ग है वो आपके कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं। पार्शियली आपका आयोनाइज होगा, जो जितना ज्यादा आयोनाइज होगा उतना वो स्ट्रॉन्गर होगा, बिकॉज उतने ज्यादा वो H+ आयन देता है। परफेक्ट है बेटा, हाँ ना, यस यस यस। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ है। बायोलॉजी क्वेश्चन है, इफ अ वुमन इज यूजिंग अ कॉपर टी विल इट प्रोटेक्टिंग हर फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। फिगर को देखा जाए, मानो चीज है क्या, यहाँ पर ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जहां पर कॉपर टी का इस्तेमाल किया गया है। कॉपर क्यों, बिकॉज कॉपर से बना होता है और ये टी शेप्ड है, तो कॉपर टी नाम देते हैं। ये जो आपका आईयूडी है, मतलब आपका इंट्रा, यस आपका ये है इंट्रा यूटेराइन आपका कंट्रासेप्टिव डिवाइस है। इंट्रा यूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस है, जो कि प्रेगनेंसी को अवॉइड कराता है, कंट्रासेप्टिव डिवाइस है। परफेक्ट है, तो इसे ऐसे यूटेरस में इंप्लांट किया, यूटेरस में अटैच किया जाता है। यस सुनो, क्या अब यहाँ जाओ, अब सब यहाँ पर आ जाओ। यस सुनो, क्या अब यहाँ बताइए, इसका नाम है इंट्रा यूटेराइन है। आप मुझे बताओ, आपको कह रहे हैं कि अगर कॉपर टी का इस्तेमाल किया गया है तो मानो यहां से क्या होगा, यहां से सीमेन की एंट्री हुई। परफेक्ट है, जिसमें आपका स्पर्म भी है, तो स्पर्म जब जाएगा तो स्पर्म को किल करने का काम तो ये आपका जो आपका आईयूडी कॉपर टी है वो कर देगा, लेकिन बाकी जो फ्लूइड है, इसके साथ जो फ्लूइड है वो तो जा रहा है बेटा। अगर फ्लूइड जा रहा है इसका मतलब क्या है, आपका एसटीडीज भी जा रहा है, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को इससे प्रिवेंट नहीं किया जा सकता। नीचे क्या है, कैन यू थिंक ऑफ रीजन व्हाई मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कैन नॉट गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स थ्रू रीजनरेशन है। आपने देखा था प्लेन एरिया में,
आपने देखा था क्या है, प्लेन एरिया। अब सुन लो एक बार, प्लेन एरिया में रीजनरेशन से वो रिप्रोडक्शन करता है ना। अगर मान लो कट हो गए कुछ पीसेस में, तो हर एक पीस एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में बदल जाता है, ये हमने सीखा हुआ है। तो क्या ये ऐसा पॉसिबल है कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन में? सोचो सर, कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन में क्या होता है, जिनका बॉडी डिजाइन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है वहां पर ऑर्गन सिस्टम होता है। ऑर्गन सिस्टम बोलो तो क्या, कि अलग अलग ऑर्गन्स दोस्ती करते हैं और एक वेल डेवलप्ड सिस्टम बनाते हैं। जैसे कि अगर ये किसका काम है, इसे बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो अगर ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम है तो क्या करेगा, सिर्फ रिप्रोडक्शन में काम आएगा, ये डाइजेशन में काम नहीं आएगा। इसीलिए तो आप बोलोगे जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का बॉडी डिजाइन भी कॉम्प्लेक्स होगा, वहां अलग अलग सिस्टम है, वहां पर कामों को बांट रखा है, इसी को बोला जाता है डिवीजन ऑफ लेबर है। परफेक्ट है। इसीलिए ऐसा नहीं होगा कि आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो सिंपली रीजनरेशन से नया बनेगा। और जो मैंने बातें बोली इसी को प्रिसाइज फॉर्म में आप क्या लिखोगे, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हर बच्चा अपना जो कमेंट है मुझे आप इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। और जब इंटेक्स क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे तो वहां मैंने इसे डिस्कस किया था, है ना। जो वर्डिंग आप लिखोगे उससे लिखना, ठीक है। चलो आज के और इसी के और में था क्या रीजन है, गिव रीजन। पहला, व्हाई इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन प्रैक्टिस फॉर ग्रोइंग सम टाइप ऑफ प्लांट्स। क्यों वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से कुछ ही प्लांट को ग्रो कराया जाता है? ऑब्वियस सी बात है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से उन प्लांट को ग्रो कराया जाएगा जहां पर आप चाहते हो कि पेरेंट्स की एग्जैक्ट कैरेक्टर्स चले जाए, बिकॉज यहां पर सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्व होता है। तो अगर आप पेरेंट्स के कैरेक्टर्स को रिटेन करना चाहते हो एक जनरेशन से दूसरे में, तो ऐसे में आप इसको करोगे। सेकंड क्या है कि ऐसे प्लांट जिनके सीड्स नहीं आते, सीडलेस प्लांट्स को इस मेथड से ग्रो कराया जा सकता है। तो लिखना क्या आपको, देखो ये रहा, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज कैरिड आउट फॉर सम टाइप ऑफ प्लांट बिकॉज कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट जिसमें आप प्रिजर्व करना चाहते हो, रिटेन करना चाहते हो कि एक जनरेशन से वही कैरेक्टर जाए। सेकंड क्या है, सीडलेस प्लांट्स को इस मेथड से ग्रो कराया जाता है। तो अलग अलग है, इसीलिए आपका जिस मेथड में फिट होंगे उसी को कराया जाएगा। सेकंड, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या एडवांटेज है असेक्सुअल के ऊपर है। अगर बात करूं सेक्सुअल की, अगर देखो ये आपका वेज, आप बताओ इसका नाम क्या है, इस मेथड का नाम क्या है, इसका आंसर देना कमेंट सेक्शन पे। ये है क्या, क्या दिखा रहा है, ठीक है सबका। अब ये है क्या, यहां देखो, यहां पर क्या है, जब आपका सेक्सुअल है, इस सेक्सुअल में आपके दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है। एक बोलो कि आपका फादर, एक बच्चे आपके पास फादर है, इसका मतलब फादर का जो सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है वो इस डीएनए प्रेजेंट है। सेम बच्चे आपका जो मदर की जो इंफॉर्मेशन है वो इस डीएनए में प्रेजेंट है। अब दोनों क्रॉस करेंगे, मतलब क्या है कि दो अलग अलग इंफॉर्मेशन आपस में दोस्ती कर रहे हैं। लेकिन आपका जो असेक्सुअल है वहां पर सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो आप खुद सोचो किसमें ज्यादा चेंजेस होंगे। डैम श्योर है कि सर यहां पर दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है तो यहां पर ज्यादा चेंजेस होंगे, किसमें, उनके प्रोजेनी में। तो ये कहानी चपका, यहां पर क्रॉसिंग हुआ और यहां पर जो है दिख रहा है आपको क्या है, यहां पर क्या हुआ, आपका डीएनए में एरर आया, मतलब डीएनए जो कॉपी हो रहा है तो वहां पर एरर आया और इसी एरर की वजह से क्या बना, इसी एरर की वजह से बना आपका वेरिएशन है। परफेक्ट है। इससे क्या फायदा होगा, और आपने पढ़ा होगा कि वेरिएशन क्या होता है, वेरिएशन आपके किसी भी एनवायरनमेंट में सर्वाइवल के रेट को इंक्रीज करता है। पढ़ा जाए, देखो, इट प्रोड्यूसेस जेनेटिक वेरिएशन इन द ऑफस्प्रिंग। जेनेटिक क्या जो ट्रांसफर होगा, द स्पीसीज कैन एडप्ट टू न्यू एनवायरनमेंट्स ड्यू टू वेरिएशन है, तो कहीं ना कहीं सर्वाइवल एडवांटेज दिया। तीसरा क्या कह रहा है, व्हाट इज द रोल ऑफ सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या होता है, आपको याद आया कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन तो टेस्टिस है, लेकिन सेमिनल वेसिकल और ग्लैंड ये आपके एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं जो अपना सीक्रेशन देगा किसको, स्पर्म को, और उसकी ट्रांसपोर्टेशन, उसकी मोटिलिटी और उसको एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ये आंसर, द सेमिनल वेसिकल्स एंड द प्रोस्टेट ग्लैंड्स एट देयर सीक्रेशन किसको, स्पर्म्स को। इससे स्पर्म एक फ्लूइड मीडियम में आ जाएगा, से ट्रांसपोर्टेशन, साथ में इसको एनर्जी भी मिलता है। दैट्स माय आंसर, दैट्स योर आंसर। मेरा आपसे क्वेश्चन है, बताओ कि आपका टेस्टेस से स्पर्म को लेके यूरेथ्रा तक कौन जाता है। आंसर कहां दोगे, प्यारे से कमेंट सेक्शन पे। बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इस सैंपल पेपर के आपको एक सर्किट दिखाया गया है और यहां पर कुछ क्वेश्चन पूछे गए, बहुत सिंपल है। देखो आप सीखो, आप मुझे बताओ ये जो रेसिस्टेंस ये वाला जो है R और ये जो 6 ओम है कौन से कनेक्शन पे है। डैम श्योर सर ये कौन सा कनेक्शन है, सीरीज कनेक्शन में। सीरीज कनेक्शन पे आपने क्या सीखा हुआ है कि सर सीरीज कनेक्शन पे आपकी जो करंट है वो तो सेम रहता है, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब ये जो बैटरी है इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो बट जाएगा इस R और इस 6 ओम के अक्रॉस में। परफेक्ट है। इसका मतलब क्या है कि V इक्वल टू V1 प्लस में V2 होता है। पर ना आपको सोचो
इस आर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको इस वोल्ट मीटर ने मेजर किया हुआ है। कितना 6 वोल्ट है, मतलब इस आर के अक्रॉस 6 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है। सेम वही कहानी है, इस 6 ओम के अक्रॉस कितना 12 वोल्ट है और सीरीज कनेक्शन है, तो मतलब V1 कितना है, मान लो 6 वोल्ट है, प्लस में 12 वोल्ट है, तो डैम श्योर है V कितना हो गया, V जो आपका 18 वोल्ट हो गया, मतलब पक्का ये जो बैटरी थी वो 18 वोल्ट की थी। यस नो क्या। और मुझे बताओ अब ये और इस सीरीज में तो करंट तो सेम होगा, पर बच्चे क्या, अब देखो कुछ सोचो, अब क्या किया जाए, अब करंट निकाला जाए। इस 6 ओम में, इस 6 ओम के अक्रॉस 12 वोल्ट है, तो या V कितना बच्चे, V आपका V है 12 वोल्ट है, और इसका R कितना, R है 6 ओम है। तो एक काम करो, I निकाल दो कितना, V बाय R ना, V बचे कितना, V आपके पास 12 है, R कितना 6 है, कितना आ गया आपका 2 एम्पियर है। इसका मतलब यहां से इसमें कितना करंट फ्लो करेगा, 2 एम्पियर है, और दोनों कौन से कनेक्शन में, सीरीज में। तो अगर यहां 2 है तो डैम श्योर यहां भी 2 है, पक्का सोर्स से कितना करंट आया था, 2 एम्पियर। चलेगा। क्या पूछा हुआ पहला, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। आर तो निकल गया चपका, आर अच्छा अब निकाल चपका। अब आर कैसे निकाल दोगे, आर इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन पे आई। V कितना है इसके अक्रॉस 6 है, आई कितना भी निकाला आपने 2 है, कितना आ गया आपका 3 ओम, दैट्स द आंसर सर, 3 ओम आ गया। नीचे फाइंड द रीडिंग ऑफ द एमीटर है, तो एमीटर कहां चाहिए रहा, तो कितना करंट आ रहा आपका 2 एम्पियर है, और आपका पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स है, यहां पर कितना सा निकाल दिया हमने, 18 वोल्ट है। कितना सिंपल था, कुछ था बेटा इसमें, यस सिर्फ कुछ था इसमें, कुछ नहीं था सर, बहुत सिंपल, खेलो सर्किट से। और इसी के बी में था द फॉलोइंग, अच्छा अब और पार्ट में, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी है। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी का बढ़ना, करंट का डिक्रीज होना, आपको कुछ वैल्यू दे रखी है। आप बताओ सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है, बी की, मतलब बी का जो रो है, बी का जो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी है वो सबसे ज्यादा, बी का इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी आपका मैक्सिमम है। अगर ये मैक्सिमम है तो करंट क्या होगा, मिनिमम होगा, तो पक्का ये इंसुलेटर है। और सबसे कम किसका है, तो सबसे कम है इसका ए वाले का इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी सबसे कम है, मतलब ये बेस्ट कंडक्टर होगा। क्या पूछा गया है, विच वन इज द बेस्ट कंडक्टर, तो बेस्ट कंडक्टर में कौन आएगा बच्चे आपका ए, और इंसुलेटर में कौन आएगा बच्चे आपका, यस माय डियर बी है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। एंड इसी के बी पार्ट में, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन माय डियर, ध्यान दो। ये 10 ओम और 15 ओम कौन से कनेक्शन पे है, सर साफ दिख रहा है पैरेलल कनेक्शन पे है। जब पैरेलल कनेक्शन पे है तो आप क्या इसका इक्विवेलेंट निकाल सकते हो, हाँ सर निकाल सकते हैं। कैसे, कि सर आपका होता है 1 अपॉन पे आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन पे 10 ओम प्लस में 1 अपॉन पे 15 ओम है। आप इसको ऐसे सॉल्व करना, और मैं आपको एक डायरेक्ट तरीका बताऊं, आप ऐसे करोगे आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट में क्या है, आर इक्विवेलेंट 2 के लिए कुछ मत करो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 10 इंटू पर 15, और नीचे दोनों को प्लस कर दो। बात वही है, बात वही आपका कितना आएगा सबका, ये आएगा 150 अपॉन 25 है, जब काटोगे तो कितना आएगा 6 ओम है। आप ऐसे भी निकालना, ऐसे ही आने वाला 6 ओम, परफेक्ट है। तो इसका और इसका इक्विवेलेंट 6 आ गया, मतलब ये हो गया सर, इसको काट के ना, इसको काट के आप एक रेजिस्टेंस लगा दो, कितना आपका 6 ओम का, परफेक्ट है। और बताओ सोर्स कितना है, V ना, तो V कितना हो गया आपका 3 वोल्ट है, और R इक्विवेलेंट कितना हो गया आपका 6 ओम है। एक काम करते हैं, I निकालते हैं कि सोर्स से कितना होगा, V अपॉन पे R इक्विवेलेंट है, V कितना है 3, ये कितना है 6 है, कट जाएगा, हाँ है ना, यस सर, 1/2 बोले तो क्या 0.5 एम्पियर है। अब करते हैं पहला, स्टेट द टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन माय डियर। क्या बात है, क्या बात है, पैरेलल, यस नो क्या, हाउ मच करंट इज फ्लोइंग थ्रू 10 ओम, 10 ओम से कितना करंट फ्लो करेगा, सोचो सोचो सोचो, निकाला जाए, निकाला जाए। देखो 10 ओम से करेगा, देखो आप आई 10 ना, बिकॉज पैरेलल में करंट डिवाइड हो जाता है, तो क्या होगा सोचो सोचो, यस आपका V अपॉन पे आर ना, V तो सेम है बिकॉज आपके पैरेलल V सेम होती है, तो 3 अपॉन पे 10 तो कितना आ जाएगा 0.3 एम्पियर है। और बच्चे 15 बोलो क्या, I आपका 15 है, क्या आएगा सेम वही V अपॉन पे R है, V कितना है 3, R कितना है 15, कितना आ गया 1/5 है, तो आपका आएगा 0.2। और कितनी अच्छी बात है, देखो इसका मतलब यहाँ कितना करंट बेटा, यहाँ 0.3 है, यहाँ पर कितना आपका 0.2 है, होना भी चाहिए, दोनों को प्लस करना, दोनों को प्लस करो। I इक्वल टू क्या होता है पैरेलल पे, I1 प्लस में I2 है, तो सर 0.3 प्लस में 0.2 कितना आ गया 0.5। हर चीजें करेक्ट है आपका, यस नो क्या आ जाओ। और व्हाट इज द एमीटर है, एमीटर ये रहा, यस सोर्स से कितना आया, तो वो आपका 0.5 एम्पियर चलेगा। यस सर, दौड़ेगा। इस तरीके से क्या खत्म कर दिया बेटा, आपने खत्म कर दिया सैंपल पेपर, सैंपल पेपर फोर्थ को। क्या बात है यार, क्या बात है, अजय यस नो क्या है। और हो चुका है दी एंड। और हर बार की तरह आपसे क्या मांग रहा हूं मैं,
आपसे मांग रहा हूं क्या फीडबैक है, कैसा लग रहा है सैंपल पेपर करके, लग रहा है कॉन्फिडेंस आ रहा है, लग रहा है साइंस तो अपनी है ना, कौन कौन बच्चा मानता है साइंस तो अपनी है भैया, ढेर सारे लाइक करना, मजा आ जाए, दिल खुश हो जाए। अब आपका रह गया चैप्टर, अब आपका रह गया सैंपल पेपर 5th है, और उसे भी कंप्लीट करके 5 से देखो 5 तो ये हो जाएंगे, एक ऑफिशियल आया था 6, और बीच में एक प्री बोर्ड का पेपर डालता, तो टोटल मिला के हमने हम कर लेंगे 7 सैंपल पेपर। बहुत है बेटा, इतना इससे ज्यादा नहीं करना, सैंपल पेपर से पैटर्न को समझना है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि भैया फर्स्ट 1 से लेकर 12 तक नॉर्मल, 14 15 16 ये सब क्या होंगे असेशन है, ये सेट करना है। बहुत मजा आया, और बताना जरूर कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग योर वैल्यूएबल टाइम। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।